हाँ। सर को नमस्कार सर। नमस्ते विजय। कैसे हैं सर? ठीक है, चल रहा है सर। चलिए नागेश जी सर, आज के इस कार्यक्रम में हाँ। आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर श्री एस.आर. मित्तल सर, हमारे मार्गदर्शक श्री प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर, हमारे गुरुदेव डॉक्टर विजय शंकर शर्मा सर एवं जुड़े हुए समस्त भाई एवं बहनों को इस अनाम स्नेह परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत प्रणाम। आज का इस कार्यक्रम में आप सभी विद्वत जनों का, श्रेष्ठ जनों का, पारिवारिक जनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस श्रृंखला का जो निर्धारण करेंगे, जो इसको आगे की तरफ अग्रसित करेंगे, वो हमारे बड़े भाई श्री नारायण भाई करेंगे। वही निर्धारित करेंगे कि पहले वक्ता कौन होंगे, उसके बाद के वक्ता कौन होंगे। कारण है थोड़ा समय 3-4 दिनों से फीवर से कुछ ठीक चल रहा है, वो धीरे धीरे मामला बन गया है। ये जो प्रेजेंट कर रहे हैं, इनसे बड़ा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, कृपया प्रेजेंट की बटन न दबाए। सभी मित्रों से निवेदन है, प्रेजेंट की बटन न दबाए, अन्यथा हमें आपको रिमूव करना पड़ता है। तो अब अविलंब हम लोगों को कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहिए। श्री नारायण भाई साहब, हमारे गुरुजन, हमारे श्रेष्ठ जन, हमारे निर्देशक, हमारे आदेशक सब जुड़ चुके हैं। नागेश भैया, ऐसा है कि एक कहावत है, जवन गति तोर तवन गति मोर, रामा हो रामा। सर का जानते हैं ना, स्टार सर की भी तबीयत खराब, शर्मा सर की भी तबीयत खराब। अभी हम लोग मीटिंग करके खुद अपना उठे हैं। एक जो है हम लोग का सम्मान समारोह था, तो मैं चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम का जो है शर्मा सर से ही हल्के फुल्के स्टार्ट करके और हम लोग मित्तल सर को सुने। जी 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 जी, आधे घंटे तक हम लोग लेते हैं। चुनौतियों को देखने के लिए चुनौतियों की परिस्थितियों में शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले के क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे आदरणीय गुरुजन डॉक्टर विजय शंकर शर्मा सर, विभागाध्यक्ष विशेष शिक्षा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ, वे हमारे बीच आए और आज के कार्यक्रम में प्रारंभ वक्ता के तौर पे अपने विचार रखें और कार्यक्रम के अग्र आलेखन के लिए कहें। सर धन्यवाद नागेश जी। आदरणीय मित्तल सर, मेरे गुरु और मेरे बहुत कुछ मेरे जीवन में मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले, आपको सादर प्रणाम सर। सर ने इस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, उसके लिए जितने भी लोग जुड़े हैं, जो भी श्री नारायण की संस्था से जुड़े हुए लोग, उन सब की तरफ से सर आपको धन्यवाद। आदरणीय अवनीश मिश्रा सर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सर, जैसा श्री नारायण ने बताया कि ये जो ग्रुप इन्होंने बनाया, आप श्री नारायण के कार्यक्रम में सर इलाहाबाद में आए थे, वो एक छोटा सा कार्यक्रम था। अब हमने एक श्री नारायण के प्रयासों से ये हुआ है कि जितने भी दिव्यांगजन यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं या जो देश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, जिन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन्हें कुछ समस्याएं होती हैं, वो इस फोरम पर जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसमें हम लोगों ने प्रत्येक यूपी के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से और जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है अपने देश में, वहां से 2-2 लोगों की, एक आदमी की एक टीम तैयार की है, ताकि यदि किसी दिव्यांग जन को यदि कोई समस्या हो तो वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के दिव्यांग जन से बातचीत करके अपनी उस डिस्ट्रिक्ट की ऐसी लाइजनिंग की समस्या को दूर कर सके। जैसे प्रवेश की समस्या है, कहीं वो एडमिशन लेना चाहता है, किसी ऑफिस में उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस तरह की चीजों को दूर करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था। तो उसी फोरम पे हमने एक चर्चा करते हैं। अब मैं बाकी पार्टिसिपेंट को इस बात का एहसास दिलाना चाहूंगा कि आज हमारा भाग्य कितना प्रबल है कि आज हमारे बीच में प्रोफेसर श्रीराम मित्तल सर हैं। प्रोफेसर श्रीराम मित्तल सर का नाम लेते ही एक मन में, जहन में एक अलग ऊर्जा का संचार हो जाता है। सर केवल अपने देश के ही नहीं, पूरे विश्व भर में दृष्टिबाधिता की फील्ड में एक जाने माने नाम है। आप प्रोफेसर मित्तल, श्रीराम मित्तल सर को यदि गूगल पे भी सर्च करेंगे तो इतनी सारी संस्थाओं, इतने सारे देशों में सर ने भ्रमण किया है इस दृष्टिबाधिता के शिक्षण और पुनर्वास के क्षेत्र में, जो कि अनगिनत शब्द को जन्म देता है कि बहुत सारे ऐसे
आयाम हैं जो सर के पास हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सर ने अपने कठिन परिश्रम से प्राप्त की हैं। सर ने अपनी पढ़ाई जिस विद्यालय में प्राप्त की, वहीं से वहां पे शिक्षक बने, वहां से इतना अधिक परिश्रम और ज्ञान प्राप्त करते करते जो शिक्षक के लिए सबसे सर्वोच्च पद होता है प्रोफेसर, वहां से दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो रिटायर हुए और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी सर अपनी सेवाएं अलग अलग संस्थाओं को देते रहे। आज भी सर अनेक जगह कंसल्टेंट हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक सर NIPVD जो देहरादून में स्थित है, जो कि दृष्टिबाधिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा संस्थान कहा जाता है, वहां पर अपनी एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे थे। जब से लॉकडाउन और ये जो कोरोना आउटब्रेक शुरू हुआ, तब से उससे कुछ दिनों पहले सर बेंगलोर चले गए थे, तभी से वहीं पर रुके हुए हैं। लेकिन वहां से भी सर अनेक जगहों पर, अनेक जगह ऑनलाइन से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका एक शिष्य हूं। और सर जैसा कि उस दिन चर्चा की थी, पिछले उसमें भी चर्चा हो रही थी, इस फोरम पे भी चार 5 पीढ़ियां फिर इकट्ठी हो गई सर। तो मैं फिर एक बार आपका स्वागत करूंगा सर। और जैसा कि बताया कि सर के पास थोड़ा सा समय की बाध्यता होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पीछे से मैडम आए थे, कॉफी के लिए सर से बात हुई है। तो जब तक सर की कॉफी आती है, हम सर से अनुरोध करेंगे, प्रोफेसर मित्तल सर से। सर अभी हमारे पास लगभग 130 लगभग लोग जो दिव्यांगजन है वो जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि सर 2 शब्द आप उन लोगों के लिए कहें, और उसके बाद जो बालकों के प्रश्न होंगे जो कि दृष्टिबाधितों की शिक्षा और पुनर्वास से संबंधित होंगे, उनको हम एक एक करके लेंगे और जैसा उसका समाधान हो सकेगा हम लोग उसके लिए प्रयास में करेंगे। तो सर 2 आशीर्वाद के शब्द सर आपकी तरफ से हो जाते तो हम लोग बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते सर। आदरणीय प्रोफेसर सर। थैंक यू विजय, डॉक्टर विजय शर्मा, थैंक यू वेरी मच। आदरणीय प्रोफेसर मिश्रा जी, श्री नारायण जी, डॉक्टर विजय शंकर शर्मा, नागेश पांडे जी और जितने पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, चाहे वो पर्सन्स विथ विजुअल डिसेबिलिटी हो या फिर किसी और डिसेबिलिटी से प्रभावित व्यक्ति इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो आज की एक ऐसी विषम परिस्थिति इसलिए कि एक और तो अब सभी लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कतें जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होती हैं, अगर पढ़ाई के क्षेत्र में है, स्टूडेंट्स हैं तो उसमें काम कर रहे हैं, तब में भी और परिवार में भी, अपने समाज में भी कई तरह की चुनौतियों का, कई तरह की समस्याओं का हमको सामना करना होता है। वहीं दूसरी ओर आज पिछले 6 महीने से हमारा देश ही नहीं बल्कि सारा विश्व एक ऐसी अनहोनी, अनसीन, अनएक्सपेक्टेड, अनइमेजिनेबल सिचुएशन से गुजर रहा है, जिसको हम कोविड-19 या स्प्रेड ऑफ कोविड-19 कहते हैं, जिसके कारण जिंदगी जो है एक घर की कमरे की 4 दीवारी के अंदर सीमित कर रह गई है। वो अलग बात है कि टेक्नोलॉजी का विकास इस हद तक हुआ है जिसके कारण डिस्पाइट कि हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, निकलने की सलाह भी हमें नहीं दी जाती है और निकलना खतरे से खाली भी नहीं है, फिर भी हम सब चाहे कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो और किसी कोने से हम जुड़ पा रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी की सहायता से। जैसा मेरे को विजय शंकर शर्मा जी ने बताया था 5-6 दिन पहले जब इस कार्यक्रम की बात वो मुझसे कर रहे थे, तो मैंने कहा था उनको कि मैं किसी एक विषय पर
को लेकर उस पे आधा घंटा पौन घंटा भाषण दूं, 1 घंटा भी दूं, उससे ज्यादा अच्छा मैं ये समझूंगा कि श्री नारायण जी या फिर आप लोग में से जो चाहे 10, 12, 15 सवालों की एक लिस्ट बना ले और ऐसे सवाल उसमें सम्मिलित करे जो कि जिनके उत्तर यदि मिले, उत्तर कोई भी अपनी तरफ से देने की कोशिश करे, तो उससे हमारे जितने भी व्यक्ति है जो विकलांग है, चाहे वो किसी भी विकलांगता से प्रभावित क्यों ना हो, उनके मार्गदर्शन का कार्य कर सके। मैं अब भी यही चाहूंगा, आज भी यही सोचता हूं, उम्मीद यही करूंगा कि यदि आप लोगों ने इस तरह की कोई सूची बनाई है तो आप जो है उस तरह के उस सूची से प्रश्न एक एक करके मुझसे पूछेंगे तो मैं उनका उत्तर अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगा। मैं उससे पहले आप लोगों को 2 बातें कहना चाहता हूं और उनमें से पहली बात यह है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है से मेरा मतलब है जो शिक्षा पा रहे हैं, चाहे वो स्कूल में है, चाहे कॉलेजेस में है या किसी यूनिवर्सिटी में है, उन लोगों को अपनी तरफ से भरसक प्रयास इस बात का करना चाहिए कि अपनी विकलांगता के बावजूद, विकलांगता होते हुए भी वो जितनी अधिक से अधिक ज्ञान, जितना अधिक से अधिक ज्ञान हो सकता है प्राप्त करने का प्रयास करें उस विषय पर या उन विषयों में जो विषय वो पढ़ रहे हैं। अगर स्कूल में है तो स्कूल के सब्जेक्ट्स, कॉलेज में है तो जो हायर एजुकेशन के सब्जेक्ट्स हैं उनके, चाहे उन्होंने लैंग्वेज लिटरेचर चुना है, चाहे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या सोशियोलॉजी वगैरह चुने हैं, कोई म्यूजिक में है तो म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक का अभ्यास करके म्यूजिक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेकर, और यदि जो किसी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, व्यवसाय में लगे हुए हैं, वो लोग अपने कार्य में पूरी लगन, ईमानदारी और कुशलता के साथ लगे रहे, जिससे कि कोई या किसी को भी ये कहने का मौका न मिले कि देखो ये विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड है और इसलिए ये काम नहीं कर पा रहा है या नहीं कर सक रहा है और या ठीक से नहीं कर रहा है। हम में से कोई ऐसा नहीं है वैसे जो गलती ना करता, गलती हर एक से होती है। गलती करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन गलती करके गलती को एक्सेप्ट न करना बुराई है। इसलिए अगर गलती होती है एक्सेप्ट करें, उसको सुधारने का प्रयास करें और इस तरह से अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ व्यवहार करें जिससे उन लोगों को ये लगे कि ये व्यक्ति उनसे किसी भी रूप में कम नहीं है, अधिक भले ही हो। आप अधिक से अधिक मेहनत से अच्छी तरह से काम करें और जो नहीं कर पा रहे हैं उसकी सूचना अपने अधिकारियों को या अपने साथ काम करने वाले लोगों को बतलाएं और क्यों नहीं कर पा रहे हैं उस काम को करने के लिए। उदाहरण के लिए मेरे कई स्टूडेंट्स जो बैंक में हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जब वो मेरे से बात करते हैं तो मैं हमेशा उनको कहता हूं कि आप जो काम कर सकते हो वो बैंक मैनेजर को बतलाओ और जो उस काम को करने के लिए आपको जो सुविधा चाहिए उसके बारे में बताओ। फॉर एग्जांपल यू माइट नीड, आपको उनको ब्रेलर की जरूरत हो सकती है या कंप्यूटर में स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत हो सकती है या सीटिंग प्लेस में कुछ मॉडिफाई चेंजेस की जरूरत हो सकती है। हो सकता है उसके लिए बेटर हो कि उनको अलग कमरे में बिठा दिया जाए, रखा जाए या और किस तरह की, मतलब जो भी आपको सुविधा चाहिए
वो सुविधा आप जब तक मांगेंगे नहीं अपने अधिकारियों से, वो अपने आप से नहीं देंगे, क्योंकि उनको कोई सपना, कोई वो नहीं है कि आपको ये चीज चाहिए जिससे आप काम कर पाएंगे। और चूंकि वो विजुअल डिसेबिलिटी के लिए या किसी और डिसेबिलिटी में प्रशिक्षित या उनकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो ये भी नहीं जान पाएंगे कि आप कौन सा काम नहीं कर पाओगे विकलांगता के कारण या कौन सा कर पाओगे। वो भी आपको उन्हें समझाना होगा, बतलाना होगा। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए, बतलानी चाहिए। तीसरी बात यह है कि कभी आप किसी काम को न करने के लिए, न कर पाने की स्थिति में या न करने के लिए विकलांगता का सहारा न लें। ये न कहें कि हम विकलांग हैं इसलिए हम नहीं करेंगे या हम नहीं कर पा रहे हैं। आप ये कहें कि हम इस अपनी डिसेबिलिटी की वजह से ये नहीं कर पा रहे, और अगर ऐसा हो जाए तो हम कर लेंगे, कर पाएंगे। ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि हम जिस क्षेत्र में भी होंगे उस क्षेत्र में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही एक और चीज उनके लिए जो स्कूल में है, जो ब्लाइंड पर्सन स्टूडेंट्स, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स स्कूलों में है, चाहे वो 10th 12th में हो, उन लोगों को मैं एक चीज की और सलाह देना चाहता हूँ, एक चीज और उनको कहना चाहूंगा कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपनी शिक्षा में गणित और विज्ञान के शिक्षण को जरूर उस पर ध्यान दें। आप अपने स्कूल के टीचर से, प्रिंसिपल से या और लोगों को ये बात इस चीज के लिए जरूर कहें कि आपको वो गणित सिखाने के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है, विज्ञान शिक्षण के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है, वो अवश्य करें। मैंने देखा है कि बहुत लोग गणित नहीं सीखना चाहते हैं या उनको गणित नहीं सिखाया जाता है या विज्ञान का विषय नहीं पढ़ाया जाता है। आज के समय में गणित और विज्ञान का शिक्षण या उनकी जानकारी, उनका ज्ञान, आप कुछ भी करना चाहते हैं उस कार्य को करने के लिए आवश्यक है। और वो जमाना चला गया है जब हम ये कहते थे कि ब्लाइंडनेस की वजह से या दृष्टिहीनता की वजह से हम गणित नहीं सीख पाते हैं या सीख सकते हैं या विज्ञान नहीं सीख सकते हैं। आज ऐसे कुछ उपकरण हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिनकी सहायता से ब्लाइंड पर्सन को गणित सीखने में, विज्ञान को पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती। मैं ये मानता हूं, और मैं ही नहीं बल्कि सभी लोग मानेंगे कि सभी ब्लाइंड पर्सन उतनी गणित नहीं सीख सकते जितने की निकोलस सैंडरसन ने, जो एक दृष्टिबाधित थे, इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड के निवासी थे, उन्होंने सीखी थी। उन्होंने इस स्तर तक गणित की शिक्षा प्राप्त की थी कि सर न्यूटन के रिटायर होने के बाद जब न्यूटन से पूछा गया कि उनकी जगह पर विश्वविद्यालय में गणित कौन पढ़ा सकता है, तो उनका जवाब था कि निकोलस सैंडरसन उनको सब्सिट्यूट कर सकते हैं, उनकी जगह पर गणित पढ़ा सकते हैं। सर्टिफिकेट मिलेगा सर इसमें? हालांकि निकोलस के पास कोई डिग्री नहीं थी, इसलिए न्यूटन की जगह पे प्रोफेसर के पद पर अपॉइंट कर पाना, उनको अपॉइंट कर पाना कठिन था। इसलिए क्वीन एलिजाबेथ को अप्रोच किया गया और उनसे गुजारिश की गई कि वो निकोलस सैंडरसन को मानक डिग्री गणित की दें, जिससे कि उनको प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स अपॉइंट किया जा सके। ऐसा किया गया और निकोलस ने मैथमेटिक्स, बहुत लोग कह सकते हैं कि ये फ्लूक था। अगर ये फ्लूक होता तो ऑडिबल नहीं है सर।
निकोलस विजय जी, आप खड़े हो। हाँ जी, आवाज आ विजय रही है जी। मिश्रा जी? जी सर, जी सर। तो वो भाग खड़े हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सर ऑडिबल नहीं हो रहे हैं। सर 20 इधर से कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार रिफ्रेश करिए या बंद करके फिर से जुड़िए। फिर चलिए कौन? सर, आवाज आ रही है सर। तो उन्होंने 20 साल तक गणित पढ़ाई है विश्वविद्यालय में, इंग्लैंड में, जो बताता है कि वो वास्तव में एक सक्सेसफुल मैथ्स प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी लेवल पे, डिस्पाइट बीइंग ब्लाइंड होने के बावजूद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलो हेलो, हर हाँ जी साइकिल सर। सर जो आवाज है, आपकी एकदम क्लियर है सर, मित्तल सर की आवाज क्लियर आ रही है सर। हर साइटेड व्यक्ति जैसे आइंस्टाइन नहीं बन पाता। आइंस्टाइन तो एक नागेश ही जी। हुआ। आवाज आ रही सर, आपकी भी सर की भी। साइंस सभी लोग पढ़ते हैं, मिनिमम स्तर तक, मिनिमम 10th स्टैंडर्ड तक साइंस सभी लोग पढ़ते हैं। इस तरह से मेरा अपना मानना यह है कि हमें दृष्टिबाधितों को खास तौर पर गणित और विज्ञान का शिक्षण 10वीं स्तर तक अवश्य देना चाहिए, और ऐसा करने से उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री नारायण जी से या डॉक्टर विजय शंकर से कि अब जो सवाल आप लोगों ने बनाए हो, सोचे हो, वो एक एक सवाल आप बोले, तो उन सवालों के बारे में मेरा क्या विचार है, उन सवालों के जवाब के बारे में वो मैं देने की कोशिश करूंगा। आज के सवाल लेने की प्रक्रिया में सर हम लोगों ने बता दिया था कि चैट में प्रश्न लिख करके वो हमारे जो सहयोगी है वो लिख देंगे, हम लोग कोई एक जन पढ़ के आप तक प्रश्न पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें चंद्रभान त्रिवेदी जी ने 3 प्रश्न पूछे हैं। मैं पहला प्रश्न पढ़ता हूँ, एक एक क्रम में करेंगे। पढ़िए। पहला इनका प्रश्न है माननीय त्रिवेदी जी का, प्रत्येक विद्यालय ने दिव्यांग बच्चों हेतु संचालित विशेष विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जाती है? आप देखो, ऐसा है कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा, ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश परीक्षाएं आयोजित न करने का, वैसे आज की परिस्थितियों में तो शायद ये अनिवार्य हो जाए तो हर एक को करना ही पड़ेगा, लेकिन आमतौर पे जो नहीं की जाती है उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि ऐसा माना जाता है, और ये तथ्य भी है, फैक्ट भी है, कि हर ब्लाइंड स्टूडेंट जो होता है या व्यक्ति जो है उसके पास कंप्यूटर एक्सेस, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने के लिए कंप्यूटर, और कंप्यूटर भी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के साथ अवेलेबल हो, आवश्यक या जरूरी नहीं है। आवश्यकता जरूरी नहीं है, हम कह नहीं सकते कि हर एक के पास होगा। मुझे याद है आज से 8-10 साल पहले जब सबसे पहले रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की थी, तो मैं पहला व्यक्ति था जिसने कि ये RCI से कहा था कि आप ये करें, जरूर करना भी चाहिए, मैं उसके लिए भी आपको कहता हूं कि करें, बट पहले इस चीज को इंश्योर कर दीजिए कि सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं और विकलांग हैं, उनके पास कंप्यूटर अवेलेबल है। और कंप्यूटर फिजिकली अवेलेबल होना एक बात है, कंप्यूटर यूज करने की स्किल्स का अवेलेबल होना दूसरी बात है। ये दोनों चीजें अगर है तो जरूर करें, अदरवाइज उस समय तक, जब तक कि इस उपलब्धता को हम सुनिश्चित कर पाए, तब तक ऑनलाइन की परीक्षा पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए आप रोके। तो मैं आज भी ये मानता हूं कि जो नहीं कर पा रहे होंगे या कहीं पे नहीं हो रहा है, तो उसका कारण शायद यही होगा कि उनके पास वो फैसिलिटी, वही सोचते होंगे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के पास ऑनलाइन
एडमिशन टेस्ट या एडमिशन एग्जामिनेशन जो भी होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं, उनमें भाग लेने के लिए सुविधा अवेलेबल ना हो। और कहीं हमने ऑनलाइन मैंडेटरी शुरू कर दिया और किसी व्यक्ति के पास अवेलेबल नहीं, कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, उसके बाद अगर नहीं है तो वो कोर्ट में जाकर हमारा पूरा एफर्ट खत्म कर सकता है, क्योंकि कोर्ट जो है वो ये नहीं देखेगी कि आपने उसको नहीं दिया या आपसे उसने नहीं मांगा, वो सीधे सीधे पूछेगी कि उसके पास नहीं था, फिर आपने ऑनलाइन टेस्ट क्यों कर दिया। तो ऑनलाइन टेस्ट न कर पाने का ये सबसे बड़ा कारण रहा है मेरे विचार में। इसके अलावा और कोई कारण ऐसा हो नहीं सकता कि वो जो संस्थाएं एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करती हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए ऑनलाइन टेस्ट न करें। उनके लिए तो बल्कि और आसानी होती है, वो नहीं करते हैं सिर्फ इसलिए डर की वजह से कि आपके पास सुविधा ना हुई तो आप कहीं ओके। आदरणीय सर, मुझे क्षमा करिएगा, मैं बीच में आपको नहीं टोका। प्रश्न दूसरे संदर्भ में है। प्रश्न यह है कि प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में उत्तर प्रदेश तथा जो उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्य हैं, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी विशेष विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया, प्राथमिक स्तर की प्रक्रिया या कोई डाटा ऑनलाइन है ही नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने आप बताया ना कि ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था जो नहीं है उसका यही एक कारण हो सकता है, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है कि उनको इस बात का आभास हो कि कहीं ऐसा ना हो आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है और फैसिलिटी के अभाव में वो ये कर दे कि ऑनलाइन परीक्षा में आपको बैठना है, ऑनलाइन होगी, और फिर आप न्यायालय में जाकर कहें कि इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, ऑनलाइन एग्जामिनेशन मैंडेटरी कर दिया, कंपल्सरी कर दिया, हमारे पास कंप्यूटर है नहीं, क्या इनको ये नहीं मालूम था ना? ये कारण सबसे बड़ा है, ये कह रहा हूं मैं आपसे। सर वो सर ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते, उनको कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से वो अवश्य करेंगे। अगर ये कोई प्रश्न और पूछ सकते हैं क्या? सर इसमें एक बात ये आ रही है, हेलो, जो प्रश्न बताएं सर। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। मैं सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। को जरा उत्तरित हो जाने दीजिए, अब भी निरुत्तरित है ये। अच्छा नहीं सर सवाल जो नागेश जी का है, एक मिनट, अभी भी कुछ नहीं है जवाब से। नहीं सर, एक्चुअली प्रश्न उनका ये है सर कि हमारे यहाँ यूपी में सर जितने भी स्कूल्स हैं ना जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स के लिए हैं, उसमें कितनी सीटें खाली हैं, कितने एडमिशन के टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, इसका विवरण ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि लोग एडमिशन के लिए उनको पता नहीं चल जाता। अब जैसे मान लीजिए क्लास 1 में एडमिशन हुआ, लेकिन ड्रॉप आउट होते होते क्लास 7 में 4 बच्चे बचे, तो वहां पर भी जो सीटें खाली हुई तो उनको उनकी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को यूपी में कहीं पर भी ऑनलाइन दिखाया नहीं जा रहा है, वो प्रवेश के लिए ऑनलाइन नहीं है सर। ये तो फिर अलग हो गई, ये तो प्रश्न ही अलग हो गया। फिर ये तो ऑनलाइन परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न ही नहीं, ये तो प्रश्न जो है कि सर यही प्रश्न है दरअसल, स्कूल अथॉरिटीज की तरफ से उचित डेटा उचित तरीके से प्रदर्शित न करना है, यही है ना बात फिर तो, कि जो डेटा है। जी सर यही बात है सर, यही बात है। तो इसके लिए मैं जो भी व्यक्ति प्रभावित है उसको एक यही सलाह दे सकता हूं कि वो जो आपकी स्टेट के कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटीज हैं मिस्टर श्रीवास्तव और डिप्टी कमिश्नर हैं शैलेंद्र सोनकर, इन दोनों से संपर्क स्थापित करें, इनको ये बात बताएं कि ये दिक्कत है, ये एक आदेश अपने यहाँ से जारी कर सकते हैं जितने भी स्पेशल स्कूल्स हैं, चाहे वो बांदा में ब्लाइंड का स्कूल हो ब्लाइंड के लिए, चाहे मेरठ का हो, चाहे सहारनपुर का हो, या फिर गोरखपुर, लखनऊ या अन्य जिलों में हो, उन स्कूलों के प्रिंसिपल के लिए एक आदेश जारी कर सकते हैं कि वो हर साल
सेशन शुरू होने से 1 महीने पहले अपने स्कूलों की वेबसाइट्स पर ये डेटा दें कि क्लास वाइज कितनी सीटें उपलब्ध हैं, कितनी सीटें खाली हैं जो बच्चे नहीं है। और अगर उन स्कूलों की अपनी कोई वेबसाइट नहीं है तो उनको प्रेरित करें कि वो अपनी वेबसाइट डेवलप करवाएं। और जब तक नहीं होती है तब तक ये जिम्मेदारी कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी या डिप्टी कमिश्नर जो है उन लोगों को उठानी चाहिए। वो स्कूलों से डेटा कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन देकर अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए। वेबसाइट पर ही रखा जा सकता है जहां से जो कोई जब चाहे उसको एक्सेस करके देख सकता है कि कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन की अभी सीटें अवेलेबल है। मैं ये समझता हूँ यही एक तरीका है। ये बात सही है कि ये इंफॉर्मेशन हर एक को मिलनी चाहिए, हर एक के पास होनी चाहिए। हर पर्सन विद डिसेबिलिटी का ही नहीं बल्कि हर स्टूडेंट का ये राइट है कि उसको ये जानकारी हो कि किस स्कूल में कितनी सीटें किस क्लास में अवेलेबल है, ताकि वो उन स्कूलों से जिसमें उनमें से जिस स्कूल में वो जाना चाहे वहां से संपर्क स्थापित कर सकते। इज इट ओके, करेक्ट नाउ? ऑलराइट नागेश जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल नागेश जी उत्तर जी सर। अब हम लोग पूर्व के डिप्टी डायरेक्टर और वर्तमान के कमिश्नर साहब से इस बात का जिला करेंगे, इस बात के लिए निवेदन करेंगे कि वे डाटा ऑनलाइन करें, क्योंकि उनके जिम्मे भी 10-15 साल से विकलांग कल्याण निदेशालय रहा है। तो हमें आशा है कि कई चीजें अच्छी हो जाएंगी। वही कर सकते हैं और कोई नहीं। देखिए, इसके लिए स्कूलों को मजबूर वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ना मैं कर सकता हूँ, ना अवनीश जी कर सकते हैं, ना इलाहाबाद में रहते हुए श्री नारायण जी या डॉक्टर विजय शंकर शकुंतला, कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, क्योंकि उनके पास लीगल पावर है कमिश्नर के पास, वो कर सकते हैं स्कूलों को, या डायरेक्टर जो जिनके अधीन ये सारे स्कूल्स आते हैं उनको कर सकते हैं। सर, अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर एक सवाल पूछ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, पूछिए भैया। सर, हाँ जी सर मैं ये जो है आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, से एक प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? 1 मिनट बच्चा, थोड़ा सा रुक जाइए। आप जो है लिख के भेजिए, मैं बहुत जरूरी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर से। सर नहीं, एक्चुअली सर हमारे पास व्हाट्सएप वगैरह नहीं है कि आपको मैं व्हाट्सएप भेज सकता हूँ लिख करके। एक्चुअली मैं अभी लिंक आपका पा करके डायरेक्टली मैं जुड़ा हूँ। आप थोड़ी देर आप स्टिल आगे उनको पूछिए। आप थोड़ी देर वेट कीजिए, पहले श्री नारायण जी पूछ ले, उसके बाद फिर आप पूछिए, आपको जरूर मौका दूंगा। ओके ओके सर। जी सर, एक तो हम आपसे ये जो है हम लोग जानना चाह रहे हैं कि हर प्रकार के विकलांगों के जो है दिक्कत हो रही, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है सेरेब्रल पाल्सी वाले जो विकलांग हैं उनके माँ बाप जो हैं वो आखिर अपने बच्चों को, हमारे यूपी सरकार जो है कहीं पे भी ब्लाइंडों के लिए स्कूल खोले हैं, हाथ पैर वालों के लिए खुले हैं, मुख बधिर वालों के लिए खोला गया है, लेकिन उनके लिए कोई नहीं है। और सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत है उन बच्चों के लिए है। तो आपको लाने का यहाँ हम लोग का मेन मकसद ये था सर। हम लोग जानते हैं, पर्सनल रजिस्ट्रार सर भी जानते हैं, शर्मा सर भी जानते हैं और नागेश भी जानते हैं कि आपके कोई ऐसा स्टेट नहीं है कि आपके चेले जो है उस लायक नहीं है कि जो ना कर सके। आपको यहाँ लाने का मेन मकसद ये है कि हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम सर इस माध्यम से, कि आपके माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग ये बात जो है वहां तक पहुंचाएं कि आप जो है कह के जो है आपके एक आदेश हम लोग के लिए लगता है कि जो है रामबाण होगा। ये चाह रहे हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार में आप सोचे सर कि जो सेरेब्रल पाल्सी का यदि कोई बच्चा है, उसके माँ बाप जब तक जीवित है तब तक तो उसकी सेवा करेंगे, उसके मरने के बाद क्या होगा? संस्था एक भी पूरे उत्तर प्रदेश नहीं है, भारत में अब है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं। मैं अक्सर करके शर्मा सर को डिस्टर्बेज करता हूं इसके लिए, आज तक ये भी मुझे सही से नहीं बतला पाया कि कहाँ ऐसा है कि जहाँ जो है उन बच्चों से जो है पैसे न लिए जाए। यदि गार्जियन गरीब है तो उनके बच्चों को भी लालन पालन जब तक जो है जीवित रह सकते तब तक किया जाए। और दूसरा ये सर, मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग कहाँ मतलब अपने बच्चों का एडमिशन कराएं जो आने वाले विकलांग साथी है। ये हम लोग का जो है
ड्रीम प्रोजेक्ट है कि ज्यादा से ज्यादा विकलांग बच्चों का हम लोग सरकारी संस्थाओं में, यही नहीं उत्तर प्रदेश में ही नहीं भारत में कौन सी ऐसी अच्छी संस्थाएं हैं कि जहां उनका लालन पालन अच्छे से हो सके और उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके, ताकि भविष्य सुधर सके। वो भारत की टॉप की संस्थाएं जहां एडमिशन हो सके। और दूसरा ये कि जो निःशुल्क कहाँ है और कहाँ थोड़े मोड़े पैसे देना पड़ता है। और तीसरा ये सर, सेरेब्रल पाल्सी वाले जो विद्यालय का है उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये आपसे हम लोग जो है जरूर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है हम लोग को ये आश्वासन दे के जाएंगे कि आप अपने माध्यम से कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कम से कम एक सेरेब्रल पाल्सी की जो है विद्यालय खुले। नहीं तो इसके लिए दीदी हम लोग के बीच जुड़ चुकी है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यह है कि गार्जियन कोई जो है हम लोग को लिखित देने के लिए तैयार नहीं है 10 लोग की जो है कि हम लोग हमारे बच्चा है परेशानी है। तो इस पे आप जो है दोनों चीज पे बतलाएं सर। श्री नारायण जी, मैं एक बात बता दूं आपको कि सेरिब्रल पॉल्सी के कारण जो मोबिलिटी की डिफिकल्टी एक व्यक्ति के लिए होती है, बच्चे के लिए होती है, उनके लिए वो सारी संस्थाएं या वो संस्थाएं जहां पर लोकोमोटर इम्पेयर्ड वाले बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर उनको पढ़ने की व्यवस्था उनके लिए होती है, ये की जा सकती है। अगर उनको केवल सेरिब्रल पॉल्सी के कारण, क्योंकि सेरिब्रल पॉल्सी के कारण जो पहली डिफिकल्टी आती है, पहली सीमा होती है व्यक्ति पर, वो मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए ऑर्थोपेडिक या लोकोमोटर इम्पेयर्ड बच्चों के लिए जहां पर शिक्षा की व्यवस्था है, वहां पर सेरिब्रल पॉल्सी वालों के लिए भी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भारत सरकार की जो DEPWD है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उस डिपार्टमेंट का जैसे इंस्टीट्यूट देहरादून में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, उसी तरह का एक इंस्टीट्यूट फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटीज करके चेन्नई में है। और यूपी में 2 जगह भारत सरकार ने कंपोजिट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं, एक गोरखपुर में है और एक लखनऊ में है, अगर मेरे को सही मालूम है, सही याद है तो। विजय शंकर बताएंगे, लखनऊ में है ना विजय? जी सर है, लखनऊ गोरखपुर दोनों जगह है। जी सर, लखनऊ और गोरखपुर, लखनऊ गोरखपुर। गोरखपुर में मिस्टर रमेश पांडे है आजकल इंचार्ज डायरेक्टर, लखनऊ में कौन है मुझे नहीं मालूम है। तो उनसे अगर संपर्क किया जाए तो वो बता सकते हैं कि यूपी में कहां कहां कौन कौन से जगहों पर इस तरह की संस्थाएं हैं। मेरी जानकारी में सरकारी संस्था नहीं है। दिल्ली में हौस खास में एक आदि करके एक्शन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के नाम से एक संस्था है। आदि का फुल फॉर्म एक्सटेंडेड वर्जन क्या है मुझे फिलहाल नहीं याद है, बट हौस खास नई दिल्ली में एक संस्था है जो पर्टिकुलरली सीपी बच्चों के लिए, सीपी से प्रभावित व्यक्तियों के एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन की फील्ड में काम करती है। और उस संस्था से संपर्क स्थापित करने पर पता चल सकता है कि कहां पर वो बच्चे को ले जा सकते हैं। जो इस तरह का अगर कोई बच्चा आपकी जानकारी में है, आप उनको मेरा ईमेल आईडी दे दीजिए या आप उनकी इंफॉर्मेशन मेरी ईमेल पर भेजिए। मैं कंसर्न लोगों से संपर्क करके आपको 10 दिन 15 दिन, थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, 2-3 हफ्ते, बस उसके दौरान मैं आपको सूचित करूंगा निश्चित रूप से कि कहां पर सहायता मिल सकती है। और अपने स्तर पर, चूंकि एक एक्ट के अंदर एक एडवाइजरी कमेटी होती है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट में मैं उस एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूं। श्रीवास्तव जी जो कमिश्नर वो चेयरपर्सन है। अगली मीटिंग जब कभी होगी, पिछली मीटिंग जुलाई में हुई थी, उसके बाद तो कोई सूचना है नहीं, लेकिन अगर अगली मीटिंग होगी और मुझे अगर वो बुलाते हैं तो मैं उनके सामने सवाल जरूर रखूंगा। ये जरूर कहूंगा कि कम से कम यूपी राज्य स्तर पर, यूपी के अंदर एक संस्था ऐसी जरूर हो जहां पर
सीपी बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। और यदि फुल फ्लेज सेपरेट संस्था नहीं हो सकती है तो जो और संस्थाएं हैं विजुअली डिसेबल्ड की या और उन संस्थाओं में उनको उनके लिए कुछ फैसिलिटी, एक विंग, एक यूनिट अलग से बनाकर उनकी के लिए फैसिलिटी उपलब्ध कराए, ताकि उन बच्चों को भी एजुकेशन के अवसर मिल सके जो बाकी डिसेबिलिटी वाले बच्चों को मिल रहे। सर ये जो मैं बात रखा सर, जो है रजिस्ट्रार सर इस विश्वविद्यालय में है बनारस की, वहीं पे जो है इनके यहाँ खुद अध्यापक हैं, महिला है, उन्हीं का लड़का है। उनके से मेरी बात हुई तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि कम से कम आप लोग जो है कुछ लोग लिख के दीजिए, हम लोग सोच रहे हैं कि PIL करें। लेकिन मेरे दिमाग में आया जो है कि सर आपके जो है हर स्टेट में हमें लगता है कि जो टॉप के अधिकारी हैं जिनके हाथ में करना है वही आपके चेले हैं। हम लोग के कुछ काम ऐसे हैं कि जो आप ऐसे भी एक बार आदेश कर देंगे तो हो जाएगा। ये आपसे सर रिक्वेस्ट है कि बड़े बड़े लोगों के बच्चे परेशान हैं और उनके मरने के बाद उन बच्चों का कोई होगा नहीं, तो मैं चाहता हूं सर ये निश्चित रूप से आप करा दें। श्री नारायण जी, मैंने कहा है कि आप इस तरह के बच्चों की जो है सूचनाएं आप मेरी ईमेल पर मेरे को दीजिए। मैं कंसर्न लोगों से, देखिए मैं आपको बताऊं कि आदमी जब रिटायर हो जाता है ना, उसकी वक्त खत्म हो जाती है, और मैं रिटायर हो चुका हूं, आपको मालूम है। फिर भी मैं आपको इस बात का वादा करता हूं अपनी तरफ से कि जो कंसर्न्ड लोग हैं उन तक आप लोगों की दिक्कत के बारे में आवाज जरूर पहुंचाऊंगा। उनसे कहूंगा कि भाई जो कर सकते हैं वो करें। अब वो कितना करेंगे या नहीं करेंगे मैं उसकी लिए कुछ नहीं कह पाऊंगा, बट कोशिश मैं अवश्य करूंगा। जिन लोगों को मैं जानता हूं, जहां जानता हूं वहां ये। बाकी मैंने बताया ना कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, निपमेड, चेन्नई में, उस संस्था की स्थापना ही बेसिकली सरकार ने, वो भारत सरकार का सबसे यंगेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, सबसे यंगेस्ट, यानी कि अभी खुला पिछले 15-1 सालों के अंदर। बाकी संस्थाएं तो कम से कम 30-40 साल पुरानी है। NIVH 79 में बना था, NIMH 84 में बना था, NIHH 85 में बना है, IPH 60 के दशक से काम एज ए वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था, बाद में गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर किया है। तो ये सब पुरानी संस्थाएं, बट निपमेड सबसे नया है। और गोरखपुर का CRC सबसे CRC जो है, CRC जितने हैं हमारे देश में आज की तारीख में 20-22 CRCs हैं, उनमें सबसे नया CRC गोरखपुर का है, मेरी जानकारी है। तो रमेश पांडे को भी मैं जानता हूं जो वहां पर है इंचार्ज, और निपमेड में नचिकेता जी हैं, और लोग वहां पर जो है उनको भी जानता हूं। आप लोग की जो भी दिक्कत है उनके बारे में आप बताएंगे तो उन तक मैं पहुंचाने की कोशिश पूरी करूंगा। इतना वो मेरी सुनेंगे करेंगे उसके लिए मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं रिटायर आदमी की कोई से नहीं होती, ना उनको कुछ लगता है। सर गुरु ही एक ऐसा होता है कि वो कभी जो है बाटे हमेशा सर्वोपरि होता है। ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप गुरु हैं और आपका आदेश हमें नहीं लगता है कि जो है कोई काटेगा, यदि रियल में वो जो है शिष्य है तो। और हमें नहीं, आप भेजिए मेरे पास, है ना। मेरी ईमेल ID srmittal@gmail.com है। जी वो सर है ना, आप भेजिए मेरे पास तो मैं निश्चित रूप से पहुंचाऊंगा। और जैसा मैंने कहा कि आज के बाद जब कभी कोई फोरम इस तरह का होगा जहां पर इस तरह के विषयों की चर्चा होगी, उस फोरम पर यूपी में इस तरह की संस्था की आवश्यकता है उसके बारे में जरूर कहूंगा। वैसे मेरी जानकारी में यूपी में एक्सक्लूसिवली CP बच्चों के लिए कोई संस्था यूपी में ही नहीं बल्कि यूपी के आसपास भी कहीं नहीं है, एक्सेप्ट दिल्ली में IPH में या फिर हौस खास में जो संस्था है वहां पर फैसिलिटी है। या वेस्ट बंगाल की तरफ चले जाए तो कलकत्ता में 1-2 संस्थाएं हैं, NIOH है, इन जगहों पर CP के लिए है, बाकी और कहीं पर नहीं है। हाँ, आगे बताइए।
एक क्वेश्चन था जो श्री नारायण जी के बाद साथ में कोई पूछना चाह रहा था, कृपया पूछें। शुभम निषाद। शुभम निषाद जी अनम्यूट करें और पूछें। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज जा रही है सर? आ रही है, पूछिए सर। मेरा सर अभी सभी जनपद में हमारे उत्तर प्रदेश के जो काफी सारे ऐसे जनपद हैं जिनमें ब्लाइंडों की तादाद बहुत अधिक है, और उनके जो भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उनको शिक्षा ग्रहण करवा रही है, अगर इसके स्थान पे हम 2-3 जनपद के बीच में एक ब्लाइंड विद्यालय की स्थापना अगर करवा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे ब्लाइंड को जो शिक्षा का स्तर हो बहुत निचले पायदान पे चला जा रहा है, चाहे वो टेक्निकल के लाइन में हो या ब्रेल के लाइन में हो। सारी लाइन पे हमारे ब्लाइंड बच्चे बहुत पीछे निचले पायदान पे जा रहे हैं। वो मेरठ, गोरखपुर और ऐसे जो विद्यालय हैं उनमें उनका एडमिशन हो नहीं पाता है। जी, प्रश्न का जवाब सुने, अपने आप को अनम्यूट कर लें। म्यूट आप म्यूट कर लीजिए, फिर सुनिए। देखिए, ऐसा है कि आप लोगों को मालूम होगा कि 1986 में 1986 में जो भारत सरकार की शिक्षा नीति जारी हुई थी, जिसके ऊपर कार्यान्वयन रिपोर्ट या पत्र जो है, जिसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं, पहले 1987 में फिर 1992 में बना था। और उसमें ये कहा गया था कि जहां कहीं आवश्यकता होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक मॉडल स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज बनाया जाएगा। लेकिन ये रिकमेंडेशन लागू नहीं हुई कभी भी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है और कोई स्पेशल स्कूल, तो उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक डिक्लेरेशन है जिसको हम सलमांका डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन के नाम से जानते हैं, और सलमांका डिक्लेरेशन में ये कहा गया है, एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई है, और उसमें जहां तक संभव हो विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा के लिए प्रवेश देने का प्रयास किया जाए और वहीं पर उनकी एजुकेशन की व्यवस्था हो। जहां आवश्यक हो बिल्कुल वहीं पर स्पेशल स्कूल्स बनाए जाएं, जहां जरूर बहुत आवश्यक हो। अदरवाइज स्पेशल स्कूल्स, पहली बात तो ये कि जो शिक्षा मंत्रालय है केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का शिक्षा विभाग है, इनमें से किसी ने भी विशिष्ट विद्यालय स्थापित करने के लिए आज तक एक पैसा भी खर्च नहीं किया, जहां तक मेरी जानकारी है। और अब जो नई शिक्षा नीति, आप लोगों को मालूम होगा कि इस महीने के अगस्त के महीने के शुरुआत में शायद 4 या 5 तारीख को, पिछले महीने की 29 तारीख को शायद, भारत सरकार में कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति पारित की है और उसको पब्लिश किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से वो जानी जाती है। उसमें भी कहीं पर स्पेशल स्कूल एस्टैब्लिश करने की बात नहीं की है। उसमें यह कहा गया है कि हर शैक्षिक व्यवस्था को इंक्लूसिव बनाया जाएगा, मतलब हर शैक्षिक व्यवस्था में वो सब कुछ किया जाएगा जिनसे प्रत्येक प्रकार का विकलांग बच्चा जो है या व्यक्ति जो है वो शिक्षा के लिए प्रवेश ले सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। यद्यपि उसमें यह भी कहा गया है कि जो RPWD एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, उस एक्ट में जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को फैसिलिटीज देने की प्रोविजंस की जो बात की गई है, उन सबको भी वो शिक्षा नीति सम्मिलित करती है, लागू करेगी। क्योंकि जो सेक्शन 31 है RPWD एक्ट का, सेक्शन 31 के अंदर ये कहा गया है कि किस प्रकार के विद्यालयों में विकलांग बच्चा शिक्षा प्राप्त करे, ये चूज करने का राइट विकलांग बच्चों का स्वयं का या उनके माता पिता का, अभिभावकों का है।
और इस बात को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप जो कह रहे हैं कि स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए उन डिस्ट्रिक्ट में जहां पर ब्लाइंड बच्चे अधिक हैं, मैं ये मानता हूं कि होने चाहिए, लेकिन अगर उन्हीं बच्चों के लिए जो रेगुलर स्कूल्स हैं, दूसरे स्कूल हैं, सरकार के हैं या निजी स्तर पर जो भी विद्यालय हैं, उनमें अगर उचित फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए तो उनको वहां पर भी एडमिशन देकर एजुकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, रखा जा सकता है। बहुत जरूरी नहीं है कि स्पेशल स्कूल, क्योंकि स्पेशल स्कूल इस्टेब्लिश करने की परंपरा जो है धीरे धीरे हमारे देश में डिस्करेज की जा रही है और उसकी जगह पर रेगुलर सामान्य विद्यालयों में ही विकलांगों को शिक्षा के लिए मोटिवेट किया जा रहा है एडमिशन लेने के लिए। और इसीलिए एक्ट के अंदर ये कहा गया है सेक्शन 16 और 17 में कि कोई विद्यालय विकलांग बच्चे को, चाहे वो किसी भी प्रकार की विकलांगता से प्रभावित हो, एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकता। और अगर उसको एडमिशन दिया जाता है तो विकलांग बच्चा के माता पिता अगर उसकी शिक्षा के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो वहां विद्यालय में नहीं है, तो वो फिर जो है आप लोगों के माध्यम से, आप जैसे लोगों के माध्यम से, हमारे माध्यम से, कमिश्नर जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर्स जो है एक्ट के अंदर है, आप एक्ट को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एक जिला स्तर पर ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिस नोडल ऑफिसर की व्यवस्था की गई है। आप उस ऑफिसर को अप्रोच करके जो स्कूल में फैसिलिटी नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हर जिले में स्पेशल स्कूल होगा इसकी संभावना मैं निश्चित रूप से आपको बता सकता हूं कि कोई संभावना नहीं है। सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि वो विशिष्ट विद्यालय और स्थापित करे तब तक जब तक ये बहुत अनिवार्य न हो। ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत अनिवार्य होगा तभी। अदरवाइज इसमें ऐसे विकलांग व्यक्ति जो स्कूल नहीं जा सकते हैं उनके लिए होम बेस्ड एजुकेशन की व्यवस्था की जाए, ये एक्ट में भी है। और चूंकि एक्ट को एक्सेप्ट किया है एनईपी ने, एनईपी 2020 ने, इसलिए हम कह सकते हैं कि एनईपी में भी ये कहा गया। ठीक है निशाद जी जी, थैंक यू। अगला प्रश्न संदीप है क्या? हाँ संदीप सुन पा रहे हैं? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सर बोलिए। हमारे सुल्तानपुर में अभी शकुंतला यूनिवर्सिटी से अटैच किए गए हैं एक विद्यालय, रतिराम शुक्ला बिझूरी में एक विद्यालय है। इसको ब्लाइंड के नाम पे जो है इसको अथॉरिटी दी गई है, परंतु क्या है कि उस सारे ब्लाइंडों को जो है कागज में रखा जा रहा है, बाकी पूरी कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। जो कि मैंने शिक्षा विभाग को मैंने कई बार लिखा। एक्चुअली आपको बता दें कि मैं RVM इंडिया राष्ट्रीय विकलांग मंच से भी जुड़ करके काम कर रहे हैं। तो इस सारी अथॉरिटी के लिए जैसे भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई तो मैंने शिक्षा विभाग को तुरंत लिखा, लेकिन अभी तक आज तक हमने 3 लेटर जारी किया, अभी तक एक भी जवाब नहीं आ रहा है। क्योंकि वो बराबर जो है इस समय हमारे जो विकलांग बोर्ड है उसमें वो अध्यक्ष के पद पे भी हैं, जो उसके प्रबंधक हैं, इसलिए हमें किसी भी प्रश्न का जवाब हमें मिल नहीं पा रहा है। तो इस दशा में हम क्या करें सर? हमें थोड़ी सी राय चाहिए आपकी। देखिए ऐसा है कि हमारे देश में जब कहीं से आपको कोई सहायता जवाब न मिले तो अंतिम जगह जो है वो है न्यायालय। ठीक है, yes. आप न्यायालय की शरण में जाए, आप हाई कोर्ट में PIL फाइल करें, लेकिन आप PIL फाइल करने से पहले ये देख लें कि कानून सम्मत आपकी डिमांड है या नहीं। कानून सम्मत होने से मेरा मतलब ये है कि जो आप कह रहे हैं कि आपको मिलना चाहिए, वास्तव में कानून में वो देने की व्यवस्था है या नहीं कहीं पर। अगर नहीं है तो आप न्यायालय में भी जाएंगे तो भी आपको कहीं से कोई राहत नहीं मिल पाएगी, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि आप स्पेशल स्कूल अगर किसी NGO का है, वो स्कूल अगर किसी
एनजीओ का, एनजीओ समझते हैं ना, नॉन जी गवर्नमेंट। एनजीओ, हाँ एनजीओ का ही है सर, एनजीओ का है, गवर्नमेंट का नहीं है। तो सरकार भी, न्यायालय भी किसी तरह के लिए उनको कोई चीज, किसी चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। अगर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय ने उसको विद्यालय को बनाने के लिए कुछ योगदान दिया है या कुछ प्रेरणा दी है, कुछ किया है, तो आप शकुंतला विश्वविद्यालय जो है उन्हीं से क्यों नहीं कहते हो कि भाई वो लोग जो है हेल्प करें उस स्कूल में कोई फैसिलिटीज देने के लिए? क्यों भाई विजय, प्रॉब्लम क्या है इनके, जानते हो कुछ? सर ऐसा यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी एफिलिएशन नहीं है। मैं खुद इस बात को नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि यदि इनका बात होगी तो मैं इनसे अलग से बात कर लूंगा, क्योंकि इनका केस स्पष्ट नहीं है। तो जी मैं माफी चाहूंगा, समय 1 घंटा जो है सर का हो गया। उनको राखी दीदी जुड़ी हुई है और मेरा नंबर जो है वो जो है लेके हम लोग से बात कर लेंगे, हम लोग हल करेंगे। यहाँ 150 लोग जुड़े हैं। अब दूसरी कोई जो है जिसके लिए ये संगठन बनाया गया है उस पे बातें हम लोग करें कि किस तरीके से बच्चों को हम लोग एडमिशन करा सकते हैं, किस तरीके से यूनिक कार्ड हम लोग बनवा सकते हैं, किस तरीके से उनका रेलवे स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हैं, कहाँ बच्चे पढ़े कि जो है उनको जो है सुविधाएं फ्री में निःशुल्क रूप से अच्छी सुविधाएं मिल सके, जो है जैसे हम लोग जो है और क्या कर सकते हैं अपने नौकरी में रह के, उसके लिए हम जो है सर से मार्गदर्शन चाहेंगे हम लोग। चलो प्रश्न आने दो, प्रश्न आने दो। यदि कोई प्रश्न यदि एक आध और हो तो बताएं। संदीप जी कोई है? संदीप, मोनू, संदीप सुन पा रहे हैं? प्रश्न आ रहा है, नागेश को बोलिए। जी जी संदीप सुन पा रहे हैं क्या आप? भागचंद साहू जी हैं। भागचंद साहू जी आप सवाल पूछिए। जी सर, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सर। भागचंद जी पूछिए। जी सर, सर मेरा सवाल ये था कि जब हम जॉब में आ जाते हैं या सर्विस में आ जाते हैं, उसके बाद बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जिन्हें हल करने के लिए सर कोई एक ऐसा फॉर्म नहीं है। हमारा जो CCPDB है वो भी कई बार हमारी समस्याओं का सर निराकरण नहीं करता है। तो ऐसे समय में कोई ऐसा मार्गदर्शन करें कि हम क्या कर सकते हैं और अपनी शिकायत लेकर कहाँ पे जाए सर? देखिए ऐसा है कि अगर आप जॉब में आ गए हैं, जी सर, अगर आपको जॉब मिल गई है और तब कोई समस्या है, तो पहला चैनल जहां आप जा सकते हैं अपनी कोई जेन्युइन समस्या है उसके समाधान के लिए है, वो है आपके जो एम्प्लॉयर हैं। अगर आप स्कूल में एज ए टीचर अपॉइंट हुए हैं तो आप जाइए अपनी प्रॉब्लम के अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास। अगर आप किसी ऑफिस में हैं, मान लीजिए बैंक वगैरह में हैं, तो आप जाइए जनरल मैनेजर के पास। अगर आप किसी और ऑफिस में, से फॉर एग्जांपल एज रिसेप्शनिस्ट या कुछ करके आप किसी सरकारी विभाग में हैं, तो उसके डायरेक्टर के पास पहले उनसे आप उनको बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। वहां से भी अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है, तब जो है आप दो चैनल्स हैं, दो जगहें हैं जहां पर आप जिनको कि आप अप्रोच कर सकते हैं। पहली कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है और दूसरी जो है, जो आप यदि ब्लाइंड है तो NIVH या NIVH से जुड़ी जो उनकी संस्थाएं हैं उनमें जा सकते हैं या फिर CRC में जा सकते हैं। अगर यहां से भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, यहां से भी अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, तब आप केंद्रीय सरकार का जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसको अप्रोच कर सकते हैं। वैसे मेरा अपना मानना यह है कि आपकी अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो ऐसी प्रॉब्लम है आप अपनी क्षमतानुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह की समस्या के हल के लिए जब आप अपने अधिकारियों के पास जाएंगे, मेरा विश्वास है कि वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे, उस आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। ऐसा मेरा अपना सोचना है, मेरा अपना अनुभव भी कुछ ऐसा ही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पूछ सकते हैं जाकर। एक पुष्कर राज पांडे के नाम से हमारा एक स्टूडेंट था देहरादून का मॉडल स्कूल में, और आजकल वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिल्ली में पोस्टेड है।
और वो स्केल 3 पर काम कर रहा है, स्केल 3 में बैंक के अंदर। जब वो स्केल 1 से भी नीचे था, क्लरिकल कैडर में था, तो उसने मेरे को यही सवाल जो आपने कहा, उसने कहा कि सर मेरे को कई बार दिक्कत होती है नोट लेने में, कोई चीज नोट करने में ब्रेलर नहीं है। मैंने कहा तुम बैंक वालों से कहो, तुमको देंगे। पहले उसकी हिम्मत नहीं थी। जब मैंने उसको मोटिवेट किया तो वो गया अपने मैनेजर के पास। उन्होंने, यू विल नॉट बिलीव, इन नो टाइम उसके लिए ब्रेलर खरीद कर उसको दिया। मैंने खुद देखा ब्रेलर उसके पास। फिर उसने कहा कि आजकल कंप्यूटर आ गए हैं, कंप्यूटर से काफी काम ब्लाइंड कर पाता है, सुना है। तो मैंने कहा तुम जाके कहो कि तुमको वो 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की ऑन पे छुट्टी दें, ताकि तुम जाकर NAB दिल्ली में या BRA में, जहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग ब्लाइंड को दी जाती है, वहां जाकर ट्रेनिंग लो। वो गया, उसको छुट्टी मिली, उसने कंप्यूटर में ट्रेनिंग ली। फिर उसके बाद वो कहने लगा कि सर बहुत से काम है जो मैं नहीं कर पाता हूँ ब्लाइंड होने के नाते। लेकिन मैंने कहा तुम कर क्या सकते हो? कहता है कि मैं पासबुक्स की एंट्री बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। पासबुक में बहुत से लोग पासबुक अपडेट कराने आते हैं बैंक में। तो मैंने कहा तुम मैनेजर से जाके कहो कि सर आज से बैंक में जो लोग भी पासबुक की एंट्री अपडेट कराने आएंगे पासबुक को, वो तुम ही करोगे, ये काम तुम कर सकते हो, तुमको ये असाइन कर दिया गया। उसको ये काम दिया गया, उसने उस काम को किया। जब वो स्केल 1 हो गया, उसने कुछ चीजें बताई कि मैं ये कर सकता हूँ, हो गया, उसके मैनेजर ने एक्सेप्ट किया। तो मेरा मतलब ये है कि अगर वास्तव में आप काम करना चाहते, कर सकते हैं, तो आप अपने अधिकारियों को कहेंगे कि ऐसा हो जाए तो आपको काम करने में, जो मैंने शुरू में बात कही, तो आप ऐसा करेंगे, आपको जरूर। अब मैंने जैसा कहा कि अगर फिर भी कहीं कोई हल नहीं है, तो आप कमिश्नर के पास जाए, PWD डिपार्टमेंट आपकी, और फिर भी कोई मैं मोनू सिंह बात कर रहा हूँ। आप हमसे संपर्क करिए, तो देखते हैं क्या कर पाएंगे। मोनू सिंह की आवाज आ रही है। मोनू सिंह, मोनू सिंह जी सर, प्रणाम। सवाल। जी सर, जी सर, सभी साथी, सभी वरिष्ठ जनों को मेरा नमन। मैं मोनू सिंह बात कर रहा हूँ। सर मैं एक जानकारी चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ ब्लाइंड स्कूल है उत्तर प्रदेश में, सर उसमें बड़ी आसानी से एडमिशन नहीं होता है। जैसे कि जूनियर बच्चे जो होते हैं, प्राथमिक तक तो मान लो जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, NGO द्वारा संचालित हो रहे हैं, उनमें हो जाता है। लेकिन जो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं के एडमिशन है, वो आसानी से नहीं हो पाते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये डायरेक्टर के पास जाना पड़ता है या सोर्स लगाना पड़ता है, बड़ी दिक्कतें करनी पड़ती हैं। तो इसका क्या सलूशन है? और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में अभी जो वैकेंसी आई थी प्राथमिक विद्यालयों के लिए, उसमें स्पेशल जो BEd है उसको मान्यता नहीं दी जा रही थी। तो सर इस क्षेत्र में हम लोग क्या कर सकते हैं? धन्यवाद सर। देखो, जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि BEd स्पेशल एजुकेशन के पास टीचर को जॉब के लिए मान्यता नहीं है, वो तो बात अब गलत है। क्योंकि जितने भी स्पेशल स्कूल्स हैं, वहां पर तो केवल और केवल उन्हीं को जॉब के लिए रखा जाता है, टीचर्स को जिन्होंने BEd स्पेशल एजुकेशन किया हुआ VI में, विजुअल इम्पेयरमेंट में, या फिर डिप्लोमा किया हुआ। अब रहा सवाल आपका दूसरा कि एडमिशन नहीं मिलता है आसानी से, आपको डायरेक्टर लेवल तक जाना पड़ता है। मेरे को इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल एडमिशन क्यों नहीं देते होंगे। अगर उनके यहाँ वैकेंसी है तो, या तो उनके यहाँ वैकेंसी नहीं होगी इसलिए नहीं एडमिशन दे पा रहे होंगे, या फिर रेजिडेंशियल स्कूल है, उनके पास हॉस्टल सीमित, हॉस्टल के साधन सीमित हों, जिसकी वजह से वो नहीं दे रहे हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मुझे याद है, मैं आपको बताऊं, 1968 की बात आपको बता रहा हूं। मेरे सहारनपुर शहर का, क्योंकि मैं सहारनपुर से का रहने वाला हूं, वहां का एक ब्लाइंड स्टूडेंट था, जो लखनऊ का जो गवर्नमेंट स्कूल है, ये लखनऊ में गवर्नमेंट स्कूल आपका पुराने जमाने में पीरपुर हाउस के पास, जो भैंसा कुंड के पास है, वहां चला करता था। वहां से वो पढ़कर आया था, 8वीं पास करके 9वीं में एडमिशन लेना चाहता था। हमारे स्कूल में भी उसको एडमिशन देहरादून में नहीं मिल पा रहा था। वो मेरे पास आया, मैंने प्रिंसिपल से बात की। एक्चुअल में हॉस्टल में प्रॉब्लम थी, जगह नहीं थी। कुछ समय के लिए हॉस्टल अंडर कंस्ट्रक्शन था, या मुझे याद नहीं किस वजह से। तो मैंने कहा कि भाई ये बाहर रहकर पढ़ाई कर लेगा तब तक के लिए।
प्रिंसिपल मान गया, एडमिशन मिल गया। तो ये भी हो सकता है कि उनके पास कोई साधन की सीमा हो जिसके कारण वो न देते हो। अदरवाइज मेरे को समझ में नहीं आता कि एक प्रिंसिपल अगर वहां स्कूल में एडमिशन के लिए स्कोप है, सीटें खाली है, तो वो तब भी वो बच्चे को एडमिशन न दे, इसका कोई कारण समझ में नहीं आता है। आप कोई पर्टिकुलर सर मेरा जो क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन को लेकर था सर, वो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो अभी 70,000 वैकेंसी निकली थी यूपी में, उसमें स्पेशल एजुकेशन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हो ना, शायद ये जनरल स्कूल्स में टीचर्स की जॉब के लिए होगी। स्पेशल स्कूल जी सर स्पेशल को न ले, वो ऐसा नहीं हो सकता किसी भी हालत में। अगर ऐसा है तो आप हमारी जानकारी में लाएं। मैं निश्चित रूप से जो आपके डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हैं यूपी में, अजीत जी, से बात कर सकता हूं, उनको कह सकता हूं, या रिहेबिलिटेशन काउंसिल में डॉक्टर सुबोध कुमार आजकल मेंबर सेक्रेटरी हैं, उनसे बात कर सकता हूं। वो लेटर डायरेक्टर एजुकेशन को लिख सकते हैं, या सेक्रेटरी एजुकेशन जो आपके स्टेट के होंगे उनको लिख सकते हैं कि वो देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्पेशल स्कूल में तो बीएड स्पेशल के को एक्सेप्ट न किया सर हो ही नहीं सकता है। हाँ, जनरल स्कूल के लिए मैं मानता हूँ कि कुछ दिक्कतें हैं, कुछ समस्याएं हैं, और नई शिक्षा नीति अब बनी है। ये नीति लागू हो रही है धीरे धीरे। इसके बाद जो प्रोविजन होगा, अब इस शिक्षा नीति में तो ये कहा गया है कि जितने भी टीचर्स अपॉइंट होंगे वो केवल बीएड ही होंगे, इसके अलावा होगा ही कोई नहीं। 2030 तक हर स्कूल में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, वहां पे जो टीचर्स अपॉइंट होंगे बीएड ही होंगे, बीएड से नीचे कोई नहीं होगा। तो ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक वो है तो आप बताइए। सर एक सवाल और ले लें सर, समय काफी हो गया है। कोई और सवाल किसी सर है कि मैं जवाब के लिए संदीप जितनी देर पूछो कहोगे मैं उसके जवाब देता रहूंगा। मुझे क्या बात, थैंक यू सर। हाँ संदीप बस सर, मैं क्या सवाल पूछ सकता हूँ सर? हेलो पूछिए। हाँ जी पूछिए सर। एक्चुअली ये मैं जो अभी आप स्पेशल बीएड के संदर्भ में एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, पहले हम हमारे 2 प्रश्न हैं, तो हम शुरुआत सर उससे करेंगे। सर जैसे बहुत से रिक्रूटमेंट होती है, मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, पिछली बार आर्मी पब्लिक स्कूल का एक रिक्रूटमेंट था सर, तो उसमें स्पेशल बीएड कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया था। पिछली बार जुलाई 2019 का। तो सर इस तरीके की जो रिक्रूटमेंट होती है उनका क्या सर मोटिव होता है? और जो दूसरा है हमारा प्रश्न सर, हम जैसे स्पेशल एजुकेटर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आज के समाज की आपके नजरिए में क्या सबसे बड़ी समस्या है दृष्टिबाधितों के लिए या विकलांगजनों के लिए? देखो, जो आपका पहला सवाल है आर्मी पब्लिक स्कूल से रिलेटेड, ये स्पेशल स्कूल में स्पेशल टीचर की बात नहीं है। आर्मी पब्लिक स्कूल जनरल स्कूल है सभी बच्चों के लिए, और वहां पर जो टीचर्स अपॉइंट होते हैं या होते रहे हैं, उनके लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्वालिफिकेशन होती है वो बीएड की होती है। बीएड स्पेशल और बीएड ये इक्विवेलेंट कोर्सेज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हैं, लेकिन इनको इक्विवेलेंट फॉर द पर्पस ऑफ जॉब्स कई स्टेट्स में माना गया है और कई स्टेट्स में अभी नहीं माना है। आरसीआई हर स्टेट गवर्नमेंट को, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने हर स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखा है बहुत पहले, और कहा है कि वो बीएड स्पेशल को जनरल बीएड के इक्विवेलेंट माने जॉब के लिए। क्योंकि आज उसकी जस्टिफिकेशन और लॉजिक ये है कि आज इंक्लूसिव एजुकेशन के कारण, गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण की इंक्लूसिव एजुकेशन होगी और सभी स्कूलों में डिसेबल्ड बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, तो वहां पर आज अगर डिसेबल्ड बच्चे नहीं है तो भी कल हो सकते हैं। इसलिए स्पेशल एजुकेटर एक रखने में
कोई वो नहीं है, उनको रखना चाहिए और स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन माननी चाहिए बीएड स्पेशल को। फिर भी कई स्टेट्स में नहीं मानते हैं और कुछ स्टेट्स में, जैसे मैं जहां तक मेरी जानकारी है, झारखंड स्टेट जो है एक्सेप्ट करता है, इसी तरह से राजस्थान गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है, जहां तक मेरी गुजरात में है वहां पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में कुछ समय तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, कुछ समय में नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आई नो कई ऐसे टीचर्स हैं जो केंद्रीय विद्यालयों में लगे हुए हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड है और उन्होंने बीएड स्पेशल किया हुआ, जनरल बीएड नहीं है। तो जहां कहीं जो नहीं कर रहा है, आप जो है उसका उदाहरण लेकर, जो नहीं कर रहे उनके अगेंस्ट पहले आप अपील करिए, रिक्वेस्ट करिए कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी है, अगर वो आर्मी पब्लिक स्कूल जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है तो स्टेट गवर्नमेंट को लिखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है तो उनको लिखिए। वहां से आपको कोई जवाब नहीं मिलता है, आप कमिश्नर को लिखिए, फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता है तो हमारे पास एक न्यायालय का चैनल खुला रहता है हमेशा, वहां से ऐसा ये है गलत वैसे कि पब्लिक कोई भी स्कूल जो है बीएड स्पेशल को डिनाई नहीं कर सकता है, क्वालिफिकेशन दोनों है बराबर वैसे। ओके, क्लियर? कोई और प्रश्न? हो गया ना विजय ये सवाल? सर दूसरे प्रश्न का हाँ जी उत्तर। सर दूसरा प्रश्न ये था हमारा कि प्लीज रिपीट। सर प्लीज, दूसरा प्रश्न ये था हमारा कि हम जैसे के अनुसार सर इमर्जिंग प्रॉब्लम क्या है जिससे हम लोग को काम मतलब एकदम करना ही चाहिए? देखिए, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे लगती है वो ये है कि वो देखिए टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज जो उन्होंने किए हैं स्पेशल एजुकेशन के, वो किसी भी संस्था से क्यों ना किए हो, चाहे वो NIVH से किया हो या किसी NIVH के रीजनल सेंटर से किया हो या NGOs जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम डिप्लोमा लेवल के चलाते हैं वहां से किया हो या बीएड यूनिवर्सिटी से किए हो बीएड स्पेशल, वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्टाफ की कमी के कारण या कुछ और कारणों से, जिन कारणों की चर्चा मैं इस फोरम पे नहीं कर सकता हूं, करूंगा भी नहीं, जितनी उनको स्किल्स की ट्रेनिंग देनी चाहिए उतनी वो नहीं दे पाते, या जितनी आपको स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए वो आप नहीं ले पाते। तो कोर्स में आपने पास कर लिया, अच्छे अंक लेकर आप डिप्लोमा डिग्री लेकर आ गए, फिर भी आप उतनी स्किल आपको उस लेवल तक मालूम होती है कई लोगों को जो कि आपके आपको फैसिलिटेट कर सके। तो आपको कोर्स के बाद भी अपनी स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहना चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दो ये है कि आपको जो है जितनी कोशिश हो सके अपनी नॉलेज अपडेट अपनी फील्ड में, अगर आप हमेशा के लिए स्पेशल एजुकेशन फील्ड में रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी कंसर्न डिसेबिलिटी में जितनी भी जानकारी अधिक से अधिक हो देने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अपने आप को अप टू डेट करने के लिए कुछ ऐसे जर्नल्स हैं जो मैं बता सकता हूं, वैसे आपके टीचर्स जो रहे होंगे उनसे पूछेंगे आप, वो भी आपको बताएंगे। उन जर्नल्स को आजकल बहुत से जर्नल्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, उनको आप पढ़ें और नई नई जानकारी, नई नई खोज जो हो रही है होती है उनके बारे में जानकारी हासिल करें। अगर आप ब्लाइंड पर्सन है, विजुअली इम्पेयर्ड है, मुझे नहीं मालूम है, अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड है तो लर्न टू यूज कंप्यूटर एज मच एज यू कैन, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप नई से नई जानकारी हासिल कर सकते हैं। और तीसरी लास्ट बात ये कहूंगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने पर विशेष ध्यान देते रहें ताकि आप अपने काम को अच्छी तरह से कर सकें। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि भले ही आपको ट्रेनिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग से प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के आधार पर होती है, आपको बच्चों को जो कुछ सिखाना उसको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए
आप खुद सोचें कि कैसे आप उस चीज को अच्छे से अच्छे ढंग से सिखा सके जिससे कि बच्चा आसानी से सीख पाए। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जिनको आप ध्यान में रखिए। तो आपको जो स्पेशल एजुकेशन का रोल है, आपका काम है, उसको आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। सर धन्यवाद सर। मेरा नाम संदीप कुमार पाल है और मैं एक वीआई स्टूडेंट हूं और मैं इस समय डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से एमएड कर रहा हूं सर। आप एमएड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप एमएड करने के साथ साथ अपनी कंप्यूटर स्किल्स जो है वो डेवलप करें एज मच एज पॉसिबल। नंबर 2 ये है कि आप एमएड कर रहे हैं, इसका मतलब यू वांट टू बिकम ए टीचर एजुकेटर, और अगर टीचर एजुकेटर आप बनना चाहते हैं तो जर्नल ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट ब्लाइंडनेस के नाम से एक अमेरिका से जर्नल पब्लिश होता है। ये दुनिया का सबसे अच्छा जर्नल है जिसमें ब्लाइंडनेस से रिलेटेड जितनी रिसर्चेस होती हैं उस पर बेस्ड आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। उसको आप नियत रूप से पढ़ें, रेगुलर पढ़ें। आपके विद्यालय की लाइब्रेरी में जर्नल आता होगा, नहीं आता होगा तो आप इनको प्रेस करिए, इनसे कहिए, मिश्रा जी से, विजय जी से, कि ये अपनी लाइब्रेरी में उस जर्नल को एक्सेस करें, पढ़ें। आप अंग्रेजी में है, पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए हमारी डिसेबिलिटी फील्ड की एक लिमिटेशन जरूर है कि हमारे यहाँ बाइलिंगुअल मटेरियल बहुत कम है, और जितना मटेरियल है वो सब वेस्ट का है, वेस्ट में लिखा गया है, वो अंग्रेजी में है। हिंदुस्तान में कम मटेरियल हिंदी में या और भाषाओं में लिखा गया है, तो आपको अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए आप अपनी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जो है उसको भी एमएड करने के साथ साथ आप डेवलप करने की कोशिश करें। सर अगर तो ये आप एक बार जर्नल का नाम रिपीट कर देते तो सही था। संदीप, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई प्रश्न? वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच। हेलो सर। भीम वर्मा सर मैं हरिओम बोल रहा हूँ। पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सर बेसिक एग्रीकल्चर कर रखी है सर, मैं इसके बाद ब्लाइंड हो गया, तो सर मैंने स्पेशल बीएड में अप्लाई किया था देहरादून में NIPBD में, तो उन्होंने सर एक करके कैंसिल कर दिया मेरा फॉर्म कि सर आप एग्रीकल्चर के हो तो इसलिए आपको इसमें एडमिशन नहीं मिल सकता है स्पेशल बीएड में। तो सर ऐसा होता है क्या? आपने BSc किया है? यस सर, BSc इन एग्रीकल्चर। आपने BSc एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के साथ साथ कौन से विषय पढ़े हैं? सर एग्रीकल्चर में सर जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होता है और मतलब बायोलॉजी के सब्जेक्ट होते हैं, डिजीज है, इंसेक्ट प्रॉब्लम है, तो सर और एग्रोनॉमिक क्रॉप से रिलेटेड होते हैं। तो सर उसमें हिंदी, वो ये बोल रहे थे कि उसमें हिंदी इंग्लिश होना चाहिए, बट सर इंग्लिश पढ़ी है लेकिन उसमें हिंदी नहीं थी BSc में। ऐसा है कि आप अपना केस अलग से जो है वहां पर डॉक्टर विनोद केन है, ठीक है? यस सर। उनसे संपर्क करिएगा जब भी दोबारा एडमिशन होते हैं, और आप बताइएगा, मैं भी चेक कर लूं। मुझे जहां तक ध्यान है कि किसी जमाने में तो ये कंपलसरी था कि BSc BA या होना चाहिए और एग्रीकल्चर वगैरह वालों को नहीं मिलता था। अब तो शायद मेरे ख्याल से जो नई पॉलिसी, नया सिस्टम था एजुकेशन का 2015-16 से, उसमें ऐसा कहीं नहीं। इवन मेडिसिन अगर किसी ने किया, MBBS किया है, उसको भी BEd में एडमिशन दिया जा सकता है। तो आपको क्यों नहीं दे रहे, मेरे को देखना पड़ेगा, मैं ऑफलाइन नहीं बता पाऊंगा। तो आप बाद में संपर्क करें। ओके, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए विजय जी। जी सर। एक भीम वर्मा है, शायद कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, काफी देर से ब्लाइंड हैं। भीम वर्मा, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? भीम वर्मा जी, आप क्या कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट होइए पहले। जी सर, हेलो। हाँ पूछिए। हेलो सर, ये बताइए कि जो UDID कार्ड विकलांगों का बनता है उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है तो बनता है वो? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है उसमें आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए, उनको आपकी फोटो चाहिए,
आपके ब्लाइंड का प्रमाण पत्र जो है वो चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, एड्रेस प्रूफ, फोटो और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। मेरे ख्याल से इन तीनों डॉक्यूमेंट, और अगर आप अपने कार्ड के अंदर अपना एजुकेशनल लेवल भी एंटर कराना चाहते हैं तो जिस स्तर तक शिक्षा हासिल कर रखी है उसका प्रमाण पत्र वगैरह चाहिए। यही डॉक्यूमेंट होते मेरे ख्याल से, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। सर हाँ जी, मैं ये चाहूंगा भीम से वो कहाँ के रहने वाले हैं हम लोग से संपर्क कर लें, हम लोग बना देंगे यहीं से भर देंगे। ऐसा कोई छोटे मोटे हो हम लोग से भी जो है संपर्क आप लोग अगले सेशन में कर सकते हैं। कोई गंभीर प्रश्न पूछना हो वहीं सर से पूछें प्लीज। सर प्रश्न भीम वर्मा जी, आप श्रीकांत जी से बाद में संपर्क करें, वो आपको यूडीआई कार्ड बनवाने में हेल्प करेंगे। प्रश्न के अगले क्रम में चलते हैं सर। तो एक प्रश्न आया है जी कि जो पब्लिक डोमेन के विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, लाइक दिस CMS या इत्यादि इस तरीके के विद्यालय, वे 25% गरीब एवं दिव्यांग जन बच्चों के प्रवेश की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसके लिए क्या करें? देखो नागेश बोल रहे हैं ना? जी सर। ऐसा है नागेश जी कि हिंदुस्तान में अगर कोई अपना दायित्व पूरा नहीं करता तो उसके दायित्व को पूरा खुद से करवाने का एक ही तरीका है, जब सारे तरीके फेल हो जाए, वो है न्यायालय। ठीक है, जहां तक मेरी जानकारी है हमारे एक्ट के अंदर ये क्लियर है कि कोई स्कूल, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो, प्राइवेट, गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट कोई भी हो, वो बच्चों को पढ़ाने से इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, और 25% की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपके पास प्रमाण है कि वो नहीं कर रहे हैं तो आप उस प्रमाण के साथ पहले डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जहां से उनको मान्यता मिलती है, क्योंकि जितना भी ये पब्लिक स्कूल्स हैं, DPS है, मदर इंटरनेशनल दिल्ली में है, या और पब्लिक स्कूल है, कहीं के भी हो चाहे वो अगर 25% की गाइडलाइंस को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप पहले डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को अप्रोच करिए, विद एविडेंस, विद प्रूफ उनको लिखिए। क्योंकि ये कह देना कि भला आदमी ये काम नहीं करता है बहुत आसान है, लेकिन न्यायालय जो है वो इसको नहीं मानता। वो ये कहता है कि अगर आप कहते हो कि वो ये नहीं करता है तो आप बताओ कैसे नहीं कर रहा है, उसका एविडेंस लाओ। वो अगर एविडेंस आपके पास है तो उस एविडेंस के साथ पहले तो आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को लिखिए। वो लोग भी अगर नहीं करते थे देन यू हैव एन ऑप्शन टू गो टू द कोर्ट, या कमिश्नर के पास पहले जाए फिर कोर्ट में जाए, क्योंकि पब्लिक। मैं आपको आश्वस्त कर दूं, सूचित कर दूं कि एक बच्चे का नहीं, लगभग सैकड़ों बच्चों की शिकायतें हमारे कमिश्नर साहब के पास ही लंबित है इस तरीके की। और इस विषय पर श्रीमान गांधी जी संचालक CMS का खुला वक्तव्य भी पड़ा है कि हम प्रवेश नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए। अब भाई मैं नागेश भाई, ऐसा है कि इस तरह की समस्या को भी आप अलग से बताइए नागेश जी, है ना? तब इसको देखा जाएगा कि कौन सा स्कूल है, उसके स्कूल अगर वो देखिए मेरी अप्रोच के अंदर होगा। अप्रोच के अंदर से मेरा मतलब ये है कि जहां मैं हूँ, जैसे अभी आजकल बेंगलोर में हूँ, देहरादून में हूँगा अगर वहां पर है। अदरवाइज आप जो लखनऊ में अगर स्कूल है तो आप डॉक्टर विजय से या मिश्रा जी से या लखनऊ के आसपास का कोई है तो किनाराई जी से कह के उनके प्रिंसिपल से बात करें। कोई प्रिंसिपल इनकार नहीं कर सकता है किसी, और अगर नहीं मानते हैं वो तो लास्ट रिजॉर्ट जैसा मैंने कहा न्यायालय है। आप न्यायालय को जाइए, उनको करना पड़ेगा। हाँ जी सर। हाँ जी बताइए। हम लोग के बीच सौभाग्य की बात है कि पहली मीटिंग से ही सर, हम लोग के मतलब मीटिंग में पहली मीटिंग से ही सुभाष राठी दीदी हाई कोर्ट इलाहाबाद अपर मुख्य अस्थायी जुड़ी हुई है, और हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा मैटर हम लोग के सामने आए ताकि हम लोग जो है उसको जो है अच्छे से लड़े।
लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मैटर जो है सही मैटर नहीं आ रहा है कि जिसपे हम लोग मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को या जहां भी जरूरत हो उससे हम लोग लड़ सके। ये नागेश भाई से मैं चाहूंगा कि दीदी हम लोग, नागेश भाई दीदी से आप बात कीजिए और निश्चित रूप से आप विश्वास करिए यदि मैटर दीदी के सामने आता है, इसीलिए ये मंच बनाया गया है। हम लोग चाहते हैं कि कुछ नहीं तो कुछ कर, रियल में डायरेक्ट रूप से हम लोग डायरेक्ट रूप से मदद लोगों की कर। देखिए जब दीदी जो भी मैटर आते हैं, हेलो, हाँ जी, ऐसे जो भी मैटर आते हैं जिसमें हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, तो पहले हमें अपना होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि पीआईएल जितनी भी दाखिल करते हैं उसमें हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अगर हम अप्रोच करते और वो डिनाई कर देती, तभी हमारा एक वैलिड डिसीजन होता है कोर्ट की शरण लेना। अगर हम सोचे छोटी सी समस्या हुई हम कोर्ट में आ जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी कंपाइल करके मेरे पास समस्याएं तो एडमिशन से संबंधित हो और चाहे वो नियुक्ति को संबंधित हो, तो हम उसको लेके एक पीआईएल के माध्यम से हाई कोर्ट को अप्रोच करें और जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान निकल पाए कोर्ट की डायरेक्शन के माध्यम से। बिल्कुल सही है। कौन बोल रही है? जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स है वो के सामने श्री नारायण या आपके माध्यम से हमारे पास आती हैं, मोस्ट वेलकम। ये मैडम सुभाष राठी जी है सर। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं सर, ऐसा है कि बात कही कि होमवर्क बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने कहा है, मैंने खुद भी ये बात कही है कि पहले जो चैनल है वो है डायरेक्टरेट का या कमिश्नर का, इनको अप्रोच करें। यहाँ से अगर नहीं होता तभी कोर्ट के पास हम जा। कोर्ट भी ये कहता है, बाय लॉ कोर्ट कहता है कि जो नेचुरल जस्टिस के जितने चैनल्स हैं उनको आपने यूज किया है या नहीं किया है, एग्जॉस्ट करके, तो जब एग्जॉस्ट कर लेते हैं तभी फिर कोर्ट जो है सुनता है। अदरवाइज हम कोर्ट कहेगा वहां चले जाओ। होमवर्क बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। पीआईएल मेंटेनेबल भी तो होनी चाहिए ना, हमारे जितना भी है हमारे पास मटेरियल that should rise in the court positively if it is in the right direction। हाँ जी, और बताएं श्री राम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। कोई और प्रश्न है? कोई और प्रश्न? जब तक प्रश्न आ रहे हैं, मैडम सर अधिवक्ता जी हैं और इस पूरे ग्रुप में बहुत पहले से, बल्कि एकदम प्रारंभ से जुड़ी है दीदी, डॉक्टर सुभाष राठी सर। शायद अच्छा, शी इज गाइडिंग फोर्स फॉर अस। बिल्कुल अच्छी बात। यस, इन्होंने एक ही बार बोला है और यही बात ऐसी बोली है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हर किसी समस्या के लिए आवश्यक होमवर्क करना बहुत जरूरी है। बिना उस होमवर्क के कहीं से कोई जस्टिस नहीं हासिल कर सकते। सर, हम लोगों के बीच में विकास मिश्रा और चंद्रभान त्रिवेदी जी बार बार प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, शायद हम लोगों को उनसे भी प्रश्न ले लेना चाहिए। जरूर जरूर। विकास सर बोले। हाँ सर को सादर प्रणाम। हाँ हाँ हेलो। हाँ बोलिए जी, बोलिए बोलिए। मिश्रा जी आप पूछ लीजिए या मैं पूछ लूँ? हाँ सर, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, बड़ी विडंबना है, एक बड़ी समस्या है स्पेशल एजुकेशन फील्ड में नियोजन की। हजारों डिग्री डिप्लोमाधारी स्पेशल बीएड हो या डीएड हो निकलते हैं और आवश्यकता भी है। लाखों दिव्यांग बच्चे, खासकर उत्तर प्रदेश में ले लें, 2.5 लाख से ऊपर दिव्यांग बच्चे परिषदीय विद्यालयों में से नामांकित हैं। शिक्षकों की आवश्यकता है, एक भी नियमित विशेष शिक्षक नहीं है सर। 2200 के करीब जो हैं वो 89 टीचर हैं, बहुत कम मानदेय पे कार्य कर रहे हैं। तो सर इसमें स्थायित्व और नियमित शिक्षकों की भर्ती बच्चों के संख्या के सापेक्ष और मानकानुसार बहुत जरूरी है सर। इस पर अगर आप कुछ प्रयास कर सकें तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि मैं फिर यही कहूंगा कि आप इसके लिए पूरा होमवर्क करें पहले, कि कितने स्कूल है, कौन कौन से स्कूल है, वहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं, किस किस क्लास में पढ़ते हैं।
ठीक है, ये सारी जानकारी जब तक न हो तब तक ये अच्छा वहां पर स्पेशल एजुकेटर है, उनको देखिए, अगर वो एनजीओ है और एनजीओ का अपना स्कूल है और वो स्पेशल एजुकेटर रखे हुए हैं, तो जो सरकार ने कुछ नियमित सैलरी का प्रोविजन किया हुआ है वो अगर नहीं देता है तो कभी कुछ किया जा सकता है। अगर रेगुलर टीचर अपॉइंट नहीं कर रखे हैं या रेगुलर टीचर्स की कमी है, उसके लिए भी उनको कहा जा सकता है। बट जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहां पर अगर बच्चे हैं और टीचर नहीं है तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट को परसुएड किया जा सकता है, फोर्स किया जा सकता है कि वो एडिक्वेट नंबर ऑफ स्पेशल टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर प्रोवाइड करें। बट देन उसके लिए जैसा होमवर्क डेटा हमें चाहिए, वो आप डेटा पहले मैनेज करिए, कंपाइल करिए और वो आप दीजिए, तो निश्चित रूप से ये लोग करेंगे। श्री नारायण जी या इनकी संस्था जो है ये प्रयास करेगी। मेरे पास अगर आएगा तो मैं अपने स्तर पर जो कर पाऊंगा जरूर करूंगा। शर्मा सर, हाँ बताइए। हाँ, एक सवाल और शायद आ रहा है, उसको और देख लें बस। सृजन जो है कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बोलिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरा सवाल नहीं है सर, आपने अभी पूछा था कि सेरेब्रल पाल्सी के लिए कोई उनकी व्यवस्था नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा नेशनल ट्रस्ट एक्ट है उसमें सेरेब्रल पाल्सी जो जैसे बालक हैं, जो हमारे दिव्यांग बालक हैं, उनके लिए ये रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इनके लिए इनका केयर करना चाहता है तो वो इनकी केयर कर सकता है। वो इनकी फैमिली का भी हो सकता है या किसी दूसरे फैमिली का भी हो सकता है, और सरकार के कुछ ऐसी लोग भी हैं जो इनकी केयर करते हैं, और इसका पूरा प्रावधान नेशनल ट्रस्ट एक्ट में है, जैसा कि विजय शंकर शर्मा सर और मित्तल सर अच्छे से जानते होंगे। आई होप सो। सही कह रहे हैं, नेशनल ट्रस्ट में इस तरह का प्रोविजन है। मैंने उसकी बात इसलिए नेशनल ट्रस्ट की नहीं की थी क्योंकि इन्होंने मेन सवाल स्कूल का एजुकेशन का उठाया था, स्कूल एजुकेशन, इसलिए मैंने ये बात नहीं की थी। बाकी नेशनल ट्रस्ट में तो बहुत प्रोविजन है। एक्चुअल में नेशनल ट्रस्ट जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 1995 का जो एक्ट है उसके बनने के बाद इसलिए बना था कि कई डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी एक्ट में कवर नहीं हुई थी, सीपी उनमें से एक थी। इसलिए 1999 में नेशनल ट्रस्ट एक्ट पास हुआ और लागू हुआ था। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट में ये प्रोविजन है, दैट इज करेक्ट। और अगर नेशनल ट्रस्ट की जो वेबसाइट है www.nationaltrust.nic.in के नाम से, शायद ये एड्रेस है वेबसाइट का, वहां पर जाएंगे तो उसके सारे प्रोविजंस जो जहां जहां लागू हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स हैं जो इस तरह के लिए केयर करने के लिए ऑथराइज्ड हैं, उनका नाम एड्रेस वहां दिया हुआ है, उनसे संपर्क किया जा सकता है। सर मेरे कहने का ये, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरीके से ब्लाइंड बच्चों का, आर्थो वालों का या मुख बधिर का विद्यालय है, या जो मेंटली बच्चे हैं जो है उनका भी जो है यूपी में है, एक जो है इलाहाबाद में है जो है, लेकिन जो सेरेब्रल पाल्सी का है, जिनको जो है मैं बताया कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय में ही अध्यापक महिला है, बनारस की, उन्हीं का खुद बच्चा है। एक अध्यापक जो हमारी परिचित प्रतापगढ़ में है, उनका एक ही बच्चा है और उनके हस्बैंड बस इसीलिए छोड़ दिया कि तुम्हारा बच्चा सेरेब्रल पाल्सी हो गया, मैं जिंदगी भर मैं नहीं पाल पाऊंगा, तुम जाओ। तो बेचारी लेके अपना अलग रहती है, मैके में रहती है, लेकिन उनके मरने के बाद उनके बच्चे का कौन देखभाल करेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी। हमें लगता है कि कम से कम सरकार को इतना तो उठाना चाहिए कि आखिर इन बच्चों का कौन होगा। और दूसरा जो है, पैसे रहने के बावजूद भी आप जानते हैं कोई जरूर नहीं है कि उनका जो है दूसरा सेवा सत्कार करे, वो एक अलग बात है। मेरा बस कहने का ये मतलब था कि मैं ये चाह रहा हूं कि कम से कम ऐसे बच्चों का एक उत्तर प्रदेश जो है गवर्नमेंट जो है एक संस्था खोलते जहां कम से कम ऐसे बच्चे जो है जाके रह सके, जिनके माँ बाप यदि मरने की पोजीशन में हो तो अपना जो है ले जाके वहां दे दे। अभी जो है लखनऊ में एक संस्था है, उससे जो है 14,000 रुपया उनसे मांगा गया, वो भी बड़ा कंसेशन करने पे पर मंथली। अब हमें ये बताइए, यदि वो परमानेंट अध्यापक न हो, न 1 लाख रुपया पा रहा हो, तो कहाँ से 14,000 रुपया हर मंथली जो है देगा जो है अपने बच्चे को, और उसके मरने के बाद क्या होगा?
श्रीनारायण जी, ऐसा है कि आप इस तरह की डिमांड का एक प्रस्ताव बनाकर अच्छी तरह से विद डेटा कि कहाँ से क्या है, आप क्या चाहते हैं, उस तरह का एक प्रपोजल बनाइए और वो कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के पास भेजिए, या जो सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर है डिपार्टमेंट के, महेश्वरी है शायद आपके यहाँ, उनके पास भेजिए। मैं अपने स्तर पर भी जब कभी मीटिंग में होगा जरूर उनको कहूंगा, लेकिन सरकार की अभी जहां तक मेरी जानकारी है कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिस स्कीम के तहत कोई अलग से संस्था वो स्थापित कर पाएगी। सीआरसी बना रही है सरकार, एनइपमेड है, उनको ही अप्रोच करने से और जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनके माध्यम से ही हम इस तरह के बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। बाकी कोई अगर आपको संस्था होनी चाहिए ऐसा लगता है, उसका प्रपोजल जस्टिफिकेशन के साथ बनाइए और वो प्रपोजल आप कुछ थोड़ा बहुत बनाइए, मेरे पास भेजिए, मेरे से जो होगा मैं उसको एडिशन करके डिलीशन करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। एंड देन वी कैन अप्रोच द गवर्नमेंट एंड सी गवर्नमेंट क्या कर पाती है। लेकिन लॉ के अंदर, किसी स्कीम के अंदर अभी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है इस तरह की संस्था बनाने का अलग से। नेशनल ट्रस्ट एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको ही हम यूज करने की कोशिश कर सकते हैं, उसको डिटेल में स्टडी करके देखा जा सकता है कि क्या हो सकता है। इसके लिए सर घरौंदा योजना के तहत हम इन्हें रिहेबिलिटेट कर सकते हैं और इनमें हम उन्हें सुविधाएं दे सकते हैं टेकिंग केयर के लिए, जो भी होता है मेरे ख्याल से कर सकते हैं। हाँ, घरौंदा योजना के तहत जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट चलाता है, इसके तहत सृजन जी इस मामले में थोड़ी देर पहले भी बातचीत हो चुकी है कि हम लोग एक प्रपोजल सर के पास भेजें, उसको हम आगे परस्यू करेंगे। तो सीपी को लेकर के जो स्कूल खोलने वाला था वो हमारा लगभग कंप्लीशन सा है। यदि किसी का कोई सवाल और है तो ले लें, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा समय से बड़ा चल रहे हैं। तो मैं माफी चाहूंगा सृजन जी से, उनको यहीं रोकते हैं। यदि कोई सवाल हो तो सवाल के दोहराया जाए हो तो कोई बोले, अगर विजय सर और प्रश्न है तो बोले। विजय सर, मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। आदरणीय मित्तल सर को मेरा सादर प्रणाम। मैं भी सर का ही स्टूडेंट रहा हूँ और इनडायरेक्टली डायरेक्टली मतलब सर से काफ़ी गाइडेंस लेता रहा हूँ। सर अभी तक हम लोगों ने जो देखा है कि जितने भी दृष्टि दिव्यांग क्षेत्र में जो स्कूल चल रहे हैं उन स्कूलों में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षा के अतिरिक्त कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं ओरिएंटेशन मोबिलिटी की, क्योंकि मैं ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर हूँ। साथ साथ में हम कंप्यूटर की बात कर सकते हैं सर, और एक जो तीसरा क्षेत्र है वो है फिजिकल एजुकेशन। तो मुझे लगता है सर कि इन तीनों क्षेत्रों में जो हमारे दृष्टि दिव्यांग स्कूल हैं उन ज़्यादातर स्कूलों में इन तीनों क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। होता क्या है सर कि जो फिजिकल एजुकेशन जो इंस्ट्रक्टर है, जो फिजिकल एजुकेशन का काम है वो दे दिया जाता है एक जो जनरल टीचर है जिसका फिजिकल एजुकेशन में एक्सपर्टाइजेशन नहीं है, उसको ये काम दिया जाता है। इवन कंप्यूटर में भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का काम सिर्फ हम और आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का काम सिर्फ कंप्यूटर के बारे में सिखाना ही नहीं बल्कि उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में वो बताता रहे, लेकिन ऐसा इन विद्यालयों में नहीं होता है। और दूसरी चीज़ है सर, उसकी वजह से टेक्नोलॉजी या ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर की ओरिएंटेशन मोबिलिटी की जो शिक्षा उनको नहीं प्राप्त हो पाती है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के समय बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी का सही से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और अपनी शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। इवन जिनको ओरिएंटेशन मोबिलिटी सही से नहीं आ रही है वो भी अकेले छड़ी की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। तो सर ये एक बहुत बड़ा विषय है कि एजुकेशन मतलब शिक्षा के अतिरिक्त भी कुछ ऐसा
मतलब रखा जाए स्कूलों में कि बाध्यता हो कि इन क्षेत्र में भी बच्चों को ट्रेन किया जाए, जो हमारे दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं उनको ट्रेन किया जाए सर। देखिए, ऐसा है कि ये शिक्षा के अतिरिक्त वाली बात तो है नहीं, मैं तो शिक्षा के अंदर ही इनको मानता हूं, क्योंकि ओरिएंटेशन मोबिलिटी जो है एक्सपेंडेड कोर करिकुलम का एक पार्ट है, एक एलिमेंट है। और कंप्यूटर स्किल्स जो है, कंप्यूटर का यूज ट्रेनिंग जो है, वो भी इसी का ही एक पार्ट है एक्सपेंडेड कोर करिकुलम का। तो मेरा सोचना यह है कि जो आपकी यूपी में जितनी संस्थाएं हैं जो एडवोकेसी करती हैं, एडवोकेसी समझते हैं ना, विकलांगों के लिए वकालत है ना, उनका को करती है, उनको सरकार के साथ लॉबिंग करनी चाहिए कि वो इन स्कूलों में, स्पेशल स्कूल्स में, एक प्रॉपरली क्वालिफाइड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर टीचर, एक मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर या मोबिलिटी टीचर प्रोवाइड करे, ताकि इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सके। और फिजिकल एजुकेशन के लिए अलग से, फिजिकल एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड करके कोई अलग से कोर्स वगैरह टीचर्स को प्रिपेयर करने का होता नहीं है। आमतौर पर ये माना गया है कि जो गेम्स टीचर है, गेम्स टीचर जैसे एक जनरल स्कूल में होता है, स्पेशल स्कूल में भी होना चाहिए। नहीं है, ये बहुत गलत बात है, मुझे मालूम है नहीं है बहुत जगहों पर, और मैंने कई बार कहा भी है कि होना चाहिए, फिर भी सरकार नहीं करती है। तो सरकार को मजबूर करने का काम जो संस्थाएं हैं आपके यूपी में, एडवोकेसी का जो काम करती है, वही संस्थाएं इस काम को टेकअप कर सकती हैं। उनको सरकार के साथ लॉबी करनी चाहिए, ताकि इन तीनों डिसिप्लिन के लिए, मैंने तो यहाँ तक कि जो ग्रांट इन एड की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वॉलंटियर्स एनजीओ के स्कूलों के लिए, उनको भी कहा है कि अपनी स्कीम के अंदर जो टीचर्स का प्रोविजन उन्होंने कर रखा है कि इतने टीचर्स के लिए हम सैलरी देंगे, हालांकि पूरी सैलरी नहीं देते, पार्ट देते हैं, बट जो भी देते हैं, मैंने उनको कहा है कि आप उसमें ओरिएंटेशन मोबिलिटी को भी इंक्लूड करें, कंप्यूटर के लिए टीचर को भी इंक्लूड करें। वो ग्रांट इन एड में नहीं हुआ है। मैं तो अब उस ग्रांट इन एड की किसी भी कमेटी में नहीं हूँ। जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग करनी चाहिए कि वो देखे, गवर्नमेंट जो है इस ONM के लिए टीचर, कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन के लिए इन स्पेशल स्कूल्स में जो यूपी में है, पहले तो 3 थे, आज में शायद 8-10 स्पेशल स्कूल्स हैं मेरे ख्याल से यूपी में। इन स्कूलों में एक एक टीचर इन तीनों डिसिप्लिन के लिए प्रोवाइड करें, होना चाहिए, बहुत आवश्यक है, जरूरी है। ओके, क्या सर आप प्रश्नों को रोकते हैं सर? आपको इसमें एक बताना चाहूंगा सर। अच्छा विजय सर जी, एक चीज है कि हमारे जितने भी 7 स्कूल हैं सर, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है सर, उन 7 विद्यालयों में ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, लेकिन वो पिछले 10-12 सालों से मुझे लगता है कि आज तक वो पोस्ट भरी ही नहीं गई है। इवन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यूपीएससी के थ्रू वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन उसका अभी तक उसका एग्जाम भी हो गया सर, लेकिन उसका अभी तक कुछ नहीं पता है कि कौन सेलेक्ट हुआ है, कौन नहीं सेलेक्ट हुआ है, कुछ भी सर नहीं पता है। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। उसका एक कारण हो सकता, मुझे नहीं मालूम है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्चुअल में यही कारण है, लेकिन कारण हो सकता है मोबिलिटी के लिए। वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि एक्सक्लूसिवली मोबिलिटी के लिए कोई ट्रेनिंग कोर्स एज ऑन डेट, यानी कि आज के समय में देश के किसी भी हिस्से में नहीं चल रहा है। ये 10-15 साल पहले बंद हो गए थे। 10-12 साल पहले NIVH एक बैचलर्स इन मोबिलिटी साइंस के नाम से, BMS के नाम से एक प्रोग्राम ट्रेनिंग का चलता था उनका, गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, डिग्री लेवल प्रोग्राम था, लेकिन वो 2008-9 के आसपास बंद हो गया था। इसी कारणवश, उस कारणों में नहीं जाऊंगा अभी। तो हो सकता है कि ये वैकेंसी होने के बाद भी भरी ना जा रही हो, वो इसलिए कि ONM के लिए कोई अलग से एक्सक्लूसिव
ट्रेनिंग प्रोग्राम आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके यहाँ वैकेंसीज है, मेरे को आज पहली बार ये पता चल रहा है, मैं नहीं जानता था कि ऐसी व्यवस्था अगर है, तो मैं NIVH में रिक्वेस्ट करूंगा, जो प्रेजेंट डायरेक्टर है, लेट दिस कोरोना प्रॉब्लम बी ओवर। अभी तो कोरोना की वजह से किसी भी संस्था में कोई ढंग से काम रेगुलर हो नहीं पा रहा है। ये कोरोना की प्रॉब्लम खत्म हो तो एक हम कोर्स RCI को भी कह के, NIVH को भी कह के कोशिश करेंगे करस्पॉन्डेंस कम कॉन्टेक्ट प्रोग्राम O&M इंस्ट्रक्टर्स का डेवलप करवाएं, शुरू करवाएं, ताकि इसमें ट्रेंड मैन पावर हमें मिल पाए। आज की डेट में चूंकि कोर्स नहीं है, इसलिए हो सकता है कि ट्रेंड मैन पावर के अभाव में आपका जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो इन पोस्टों के अगेंस्ट टीचर्स को भर्ती न कर पा रहा हो। जी ओके, मेरा हाँ जी सर, मेरा भी यही क्वेश्चन था सर के जैसे विकास मिश्रा सर ने किया है। सर, मेरे घर से एक बच्ची अभी भी पढ़ रही है, VI है, छोटी बच्ची है 10-12 साल की, 2 साल उसे पढ़ते हुए गए हैं, लेकिन सिर्फ एजुकेशन के अलावा, एकेडमिक्स के अलावा और कुछ उसे जो है इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती है। अभी भी अपने चलने में, अपने कामों में बहुत प्रॉब्लम उसे होती है, ओरिएंटेशन मोबिलिटी को लेकर बिल्कुल उसे कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो सेल्फ डिपेंड हो सके। तो सर, जहाँ एकेडमिक्स हो रही हैं उसी जगह से ही उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ये गाइड मिलनी चाहिए सर, मुझे तो लगता है, क्योंकि जब छोटा बच्चा है वहीं पढ़ते पढ़ते बड़ा हो जाएगा, और जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं होगा तो एकेडमिक्स कभी क्या करेगा। सर, ऐसा है कि उसका हल तो केवल जो है, मैं अभी इतना ही बता सकता हूँ कि भाई जितने स्पेशल एजुकेटर जिस स्कूल में वो बच्ची पढ़ रही है वहाँ कोई स्पेशल टीचर्स तो होंगे, और जितने भी स्पेशल एजुकेटर होते हैं इन सबको बेसिक O&M ट्रेनिंग की भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है। दे शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, DLS डेली लिविंग स्किल्स, उनको ब्लाइंड बच्चों को सिखाने का कंपोनेंट भी ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड होता है, इन टीचर्स को कराया जाता है। तो ये टीचर्स जो है, इन्हीं की जिम्मेदारी है कि तब तक जब तक कोई O&M का रेगुलर टीचर नहीं है, फिजिकल एजुकेशन का रेगुलर टीचर नहीं है, स्पेशल एजुकेटर जो है, उनको ही इस बात के लिए भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके अंडर जो पढ़ने वाले जितने भी ब्लाइंड बच्चे हैं उनको जहां तक संभव हो एकेडमिक्स के अलावा इन सारी गतिविधियों को स्वयं करने के लिए भी प्रशिक्षित करने का प्रयास इन टीचर्स को करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। जब तक कोई नहीं होता है इन स्पेशल एजुकेटर्स को करना चाहिए, और जो संस्थाएं हैं और ये स्पेशल जितने टीचर्स हैं उनकी एक मीटिंग करें, उनको बताएं, बुलाएं, बात करें उनसे। एक प्रोग्राम आप वेबिनार कर लीजिए खाली स्पेशल एजुकेटर्स का, ओनली स्पेशल एजुकेटर्स के लिए। उनको अगर इन कामों को करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है वेबिनार में, I will be too happy to guide them, to tell them as to how they should do it. यही मैं अभी कह पाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मोबिलिटी के क्षेत्र में निश्चित रूप से कोई कोर्स नहीं है अभी, इसलिए ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल नहीं है। कंप्यूटर के लिए भी BRA को छोड़कर कोई ऐसी संस्था नहीं है जो केवल ब्लाइंड बच्चों को, ब्लाइंड व्यक्तियों को कंप्यूटर सिखाने के लिए टीचर्स प्रिपेयर कर रही हो। यही लोग एक कोर्स चलाते हैं BRA न्यू दिल्ली में, वहां से तैयार होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए कोई टीचर अवेलेबल होते, मतलब वैकेंसी नहीं है शायद कंप्यूटर सिखाने के लिए स्पेशल स्कूल्स में, होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो कही आपने, कंप्यूटर मोबिलिटी, और तीसरी चीज किस चीज के लिए कहा टीचर? तीसरा फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के लिए भी अलग से कोई वैकेंसी नहीं है। फिजिकल एजुकेशन टीचर अगर पोस्ट है स्कूल के लिए तो उसको भरने के लिए गवर्नमेंट को आप परसुएड करें। अब वो पोस्ट अगर भर जाती है तो उसको महीने भर के लिए आप NIVH भेजें। NIVH में इस तरह की सुविधा है कि ऑन हैंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को ब्लाइंड बच्चों के लिए काम करने के लिए ट्रेनिंग देने का है प्रोविजन।
वहां हो सकता है। अगर कोई दिक्कत आती तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं कोशिश करूंगा कि उनके लिए एनआईवीएच में इस तरह की ट्रेनिंग का कोई प्रोविजन हो जाए। लेकिन ये बात से मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं, सहमत हूं कि खाली एकेडमिक्स से आदमी काम करने में सक्षम पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस की जो स्किल्स हैं उनको जरूर सिखाया जाना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तब तक उनका रिहैबिलिटेशन या एडजस्टमेंट वास्तव में मुश्किल होगा। ये बात सही है अपनी जगह। थैंक यू सर। नागेश विजय जी, नागेश जी, हाँ विजय जी बोलिए। जी सर। मिश्रा सर से कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिलवाइए और फिर खत्म किया जाए सर, क्योंकि 6 बजने वाला है। कोई कंक्लूडिंग रिमार्क नहीं है, सर को प्रणाम किया जाए और आप अपनी बात नागेश कंक्लूड कर दें। श्री नारायण कुछ कह दें, हो गया। सर पहले तो मैं हमारे आदरणीय श्री प्रोफेसर श्री राम मित्तल सर को बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि 1 घंटे के कार्यक्रम में आपका आधे घंटे का सेशन था और वह 2 घंटे तक आप कंटिन्यू कर लाए। हमारे प्रश्नों का आपने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं सर, हम लोग भी स्पेशल फील्ड से हैं, न हमारे प्रश्न खत्म होते हैं न हमारा आंदोलन खत्म होता है, ये चलता रहेगा और भी हम उत्तर लेते रहेंगे। अब हम अपने परम आदरणीय डॉक्टर अवनीश चंद्र मिश्रा सर, प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम के वोट ऑफ थैंक्स की तरफ और प्रभावती की तरफ अपने सुंदर वचनों को कहें और जिससे हम कार्यक्रम की प्रभावती की तरफ बढ़े। प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर। सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने बहुत सारे विषयों को जो विकलांगजन से जुड़े मुद्दे थे, उनकी शिक्षा और विशेष शिक्षा और ट्रेनिंग और उनके पुनर्वास और बहुत सारे जो ऐसे प्रश्न थे जिनमें न्यायालय के हस्तक्षेप की जरूरत है या हमको हमारे एक संगठित प्रयास की जरूरत है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया और सबको एक संतोष हुआ और एक दिशा मिली है। ये आज के कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी सफलता है कि हम लोगों के साथ करीब 150 का अंक छूने जा रहा था। इतने सारे लोग प्रदेश और देश के अन्य कोने से जुड़े हुए थे। तो ऐसे सभी जो उत्साही युवा हैं, विद्यार्थी हैं, रिसर्चर हैं, टीचर्स हैं, जो इस फोरम पर आज जुड़े और सर को सुने, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे जो प्रश्न आए उनके लिए प्रश्नकर्ताओं को धन्यवाद। इसके आगे का जो रणनीति बनी है, इसका जो फॉलो अप कार्यक्रम के लिए जो दिशा दी है प्रोफेसर मित्तल साहब ने, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन चीजों को एक एक चीजों को आप नोट किए होंगे, इसको लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नागेश इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और श्री नारायण और हमारे बीच जो मैडम हैं, मैडम सुभाष राठी जी, वो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं अपने हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और उनकी सर्विसेज हम लोगों के लिए बराबर खुली रहती हैं। कोई विकलांगजन का अगर प्रश्न है उसके लिए, और उन्होंने भी अपनी बात रखी, तो उनको भी धन्यवाद और सारे लोगों को धन्यवाद। और सर को विशेष रूप से कि उन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय हम लोगों के साथ जो बिताया है और जो दिशा दी है, उसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। श्री नारायण को अपनी कोई बात कहनी है तो श्री नारायण कहें। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। बड़े भाई श्री नारायण जी, कृपया आप बोले। जी नागेश भाई, हमें लग रहा है कि जो है सर का बहुत हम लोग समय लिए और सर जो है आधे घंटे के लिए कहे थे कि फिर से काम है, और सभी लोगों का नेट पैक लगभग जो है समाप्त होने के कगार पे है और जो है बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई। तो मैं चाहूंगा कि आज के अब इस कार्यक्रम को यहीं पे विलंब मतलब रोका जाए और फिर से अगले हफ्ते संडे को हम लोग मिलते हैं। और हमें आज जो है कुछ साथियों से, जैसे तमाम ऐसे विकलांग साथी जुड़े थे जिनका आज परिचय लेना था और जिनसे कुछ जो है करना था कि कैसे आप जो है एक दूसरे की मदद कर सके,
और सर से ये जरूर से हम लोग कहना चाहेंगे मित्तल सर से कि सर ये हम लोग की कोशिश है कि जो है नौकरी में रहने के साथ साथ हम अपने विकलांग साथियों को किस तरीके से मदद कर सकें, इसके लिए यह ग्रुप स्पेशली बनाया गया है और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे अभी एक साथी का यूनिक ID कार्ड की बात आ रही थी, हम लोग एडमिशन कैसे कर सकते हैं, हम लोग जो है रेलवे स्मार्ट कार्ड कैसे बना सकते हैं, हम लोग छोटी मोटी दुकानें कैसे करा सकते हैं, हम लोग शादियां कैसे करा सकते हैं, हम लोग जो है विकलांग साथियों का टूर कैसे करा सकते हैं, हम लोग मतलब जितने विकलांग साथी हैं वो मिलके अपने नौकरी के साथ साथ हम लोग किस तरीके से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इसके लिए एक ग्रुप बनाया गया है सर जो है। और हमें लगता है कि आपका मार्गदर्शन ऐसे हम लोग को मिलता रहा तो एक जो है आज जिस चीज की हम लोग को मतलब स्पेशली हमें जरूरत लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरी है सर, उस पर जो है आपका ध्यान में आकर्षित करा है। थैंक यू। निश्चित रूप से श्री नारायण जी, मेरे से जो भी हो पाएगा, और आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत है कि आपके साथ एक एक्टिव सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट की है, तो हाई कोर्ट से जो कुछ भी आपको मदद चाहिएगी मैं समझता हूँ वो पूरा भरसक प्रयास करेंगी कि आपको हाई कोर्ट से, न्यायालय से जो भी सहायता मिल चाहिए वो मिले। बट जैसा उन्होंने भी कहा, मैंने भी कहा, होमवर्क बहुत जरूरी है न्यायालय से कोई भी सहायता लेने के लिए, उसके लिए हम काम करें। बाकी मेरे से जो भी हो पाएगा, आई एम ऑलवेज देयर, जो भी मुझसे हो सकता मैं करूंगा। सर एक सेकंड, हेलो। और डॉक्टर विजय जी और नागेश पांडे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से उन्होंने संचालन किया और प्रश्नों को लिया, तो उनको भी धन्यवाद। सर मैं अभी कुछ चैट पढ़ रहा था, जो चैट आए हैं लगभग 170 के करीब या 175 के करीब, तो इसमें आज हमारे परिवार के श्रेष्ठ जन जुड़े हुए हैं, सभी प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं। इस मीटिंग का कंक्लूजन, मुझे कोई गुरेज नहीं है इस बात को कहने में, मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा सर कि हमारा दिव्यांग परिवार एक ऐसा परिवार है कि अगर उसको प्रवेश लेना है तो मुकदमा लड़े, अगर नौकरी पानी है तो मुकदमा लड़े, घर लेना है तो मुकदमा लड़े, और जितने नीति निर्माता व्यक्ति बैठे हैं वो ऐसे नीति बनाते हैं कि हम जीवन भर मुकदमा लड़े। उनका अपना कोई स्पष्ट नीति नहीं है हम लोगों के बारे में, हमारे समाज के बारे में। हम अपने प्रबुद्ध जन, अपने परिवार के श्रेष्ठ जनों के बीच में पूरी रिकॉर्डिंग के साथ ये बात कहता हूँ, सभी लोगों ने ऐसे नियम बनाए हैं कि विकलांग सिर्फ मुकदमा लड़ते लड़ते मर जाएगा, अपने अधिकार नहीं पाएगा। इस तरीके से हमें घोर जाल में फंसाया गया है। तो आज का कार्यक्रम बहुत दिव्य रहा, आगे कार्यक्रम में यही ऊर्जा मिलेगी। 103 फ़ारेनहाइट के बुखार पे भी ये ऊर्जा आज बरकरार है, तो आगे भी रहेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम लोग फिर मिलेंगे अगले संडे को। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं चरणों को छू करके प्रणाम करता हूं। सभी का धन्यवाद। श्री नारायण